एपिसोड 51 टू 60। अध्याय 51 सभी को प्रेम दिखाई दे। इस बात से अनजान कि वह शहर में चर्चा का विषय बन चुका है, किंग गुआंगलिन ने अपने फोन पर उन उपायों को खोजना शुरू कर दिया था जिनका उल्लेख हेफोंग ने बस में रहते हुए किया था तथा उस पर गहनता से विचार कर रहा था। वही जवाब पहले जैसे ही सामने आए, वह असमंजस में था कि कौन सा जवाब आजमाए। जाहिर है वह सभी जवाब तो नहीं आजमा सकता था, है ना। जिस तरह से उन्होंने इसे बताया यह एक धीमी प्रक्रिया थी, कुछ ऐसा जिस पर समय के साथ धीरे धीरे ध्यान देने की आवश्यकता थी और उनके पास एक एक करके हर एक को आजमाने का धैर्य नहीं था। शायद किसी डॉक्टर से पूछ लें। उसने बताया कि डॉक्टरों के पास भी कोई अच्छा उपाय नहीं है, अब क्या करें। गुस्सा कर देने वाला, लेकिन अभी अभी का वो स्पर्श, कपड़ों के पार भी कितना सुकून भरा लगा। किंग गुआंगलिन ने चुपके से उस पल का आनंद लिया, अपने मन को स्थिर किया और घर की ओर चल पड़ा। अगली बार अगर देर से घर आना हो तो मुझे पहले बताना याद रखना। किन की माँ ने आते ही अपनी आदत के अनुसार खींचना शुरू कर दिया। जब तुमने कहा था कि ओवरटाइम की वजह से घर नहीं आ पाओगे, तब मैंने रात का खाना बनाना शुरू कर दिया था। अभी बहुत खाना बचा है, कल तुम्हें खुद ही खाना पड़ेगा। तुम पहले दिन ही ओवरटाइम कैसे कर सकते हो? क्या ये ठीक भी है? तुम इतना ज्यादा काम कर रहे हो कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड के लिए भी वक्त नहीं बचेगा। नहीं 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 नहीं। किंग गुआंगलिन सीधे बेडरूम में चला गया। एक पल बाद उसने अपना सिर बाहर निकाला। माँ, क्या? किंग की माँ ने उसका चालाक झिझक भरा व्यवहार देखा और उसे यकीन हो गया कि वह कुछ गलत करने की योजना बना रहा है। किंग गुआंगलिन थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन उस दिन हेफोंग के दर्द से पीड़ित पीले चेहरे को याद करते हुए उसने एक गहरी सांस ली और अपना गला साफ करते हुए बाहर निकला। मुझे आपसे कुछ पूछना है। किंग की माँ, जो सोफे पर बैठी थी, ने पानी का एक घूंट लिया और उसकी तरफ देखा। बोलो, क्या आप जानते हैं कि पेट दर्द का इलाज कैसे किया जाता है? पेट दर्द? किंग की माँ ने भौहें चढ़ाईं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। किंग गुआंगलिन ने अपना सिर खुजलाया। नहीं, ये हेफोंग के पेट दर्द के बारे में है, जैसा कि हर महीने होता है। उसने कहा कि इसे धीरे धीरे ठीक करने की जरूरत है और डॉक्टरों के पास इसका कोई अच्छा समाधान नहीं है। ओह, अब किंग की माँ समझ गई। किंग गुआंगलिन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसने जोर से आश्चर्य से पूछा, वह तुमसे इस बारे में बात भी करती है? तुम दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस समस्या का पूरी तरह से इलाज आसान नहीं है, लेकिन इसके उपाय हैं और उन्हें भी धीरे धीरे देखभाल की आवश्यकता होती है, वे तुरंत प्रभावी नहीं होते। किंग गुआंगलिन ने उत्साहित होकर पूछा, आप इससे कैसे निपटते हैं? तुम वाकई सही इंसान के पास आए हो। किंग की माँ गर्व से मुस्कुराई। तुम्हारी दादी की पहाड़ी जंगली मुगवट से ढकी है, वो चीज़ काम करती है। मैं तुम्हारी चाची से कुछ इकट्ठा करवा कर भेज दूंगी, तुम उसे हेफोंग को दे देना। तुम अविश्वसनीय हो। किंग गुआंगलिन खुश हुआ। मेरी चाची, जल्दी करो और बहुत कुछ इकट्ठा करो। क्या हेफोंग का नियतिवान से यही मतलब था? यही तो नियति है। तुम्हें इतनी क्या जरूरत है? जब तक वह ठीक हो जाए ये काफी है। किंग की माँ ने उसकी ओर देखते हुए अचानक भावुक होकर कहा। ये लड़का अपनी बात जानता था। बहुत से विवाहित पुरुष अधिक गर्म पानी पीने की सलाह देते थे और शायद वे इस बात पर चिंतित और बेचैन होते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने पेट दर्द को ठीक करने का कोई तरीका खोजने के बारे में नहीं सोचा। कुछ मायनों में हेफोंग भी प्रभावशाली था, सही व्यक्ति चुनने में चतुर। किंग की माँ ने तो ये भी नहीं देखा था कि उसके बेटे में इतने सारे अच्छे गुण हैं। अरे, क्या तुम अभी अभी हेफोंग से मिलने गए थे? किंग गुआंगलिन ने उसे केवल इतना बताया कि वह देर से घर आएगा, इससे अधिक कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई। छी, बदमाश। किंग की माँ ने अपना सिर हिलाया। मुझे तुम दोनों को एक साथ जोड़ देना चाहिए। एक दिन भी बिना एक दूसरे को देखे नहीं रह सकते, है ना? अगर हो सके तो उससे मिल क्यों न लूं। किंग गुआंगलिन ने मामला निपटा लिया था और वह बहुत खुश थी और बचा हुआ खाना ढूंढने के लिए फ्रिज की तरफ बढ़ी। खाना कहाँ है? मैं थोड़ा और खा लूंगी। दोस्तों, सपने बड़े होने चाहिए और भूख भी। डॉट डॉट डॉट। वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी दो रूममेट्स को उपदेश देते हुए ज्ञान देने लगा। सबसे पहले, ऐसे आदमी की सुरक्षात्मक इच्छा अधिक प्रबल होती है और वह अधिक चौकस रहता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह पूरी तरह से विश्वसनीय अच्छा आदमी है। चलो बस हमें बताओ, चेन यान ने अधीरता से आग्रह किया। बस कह दो, सुनो कि क्या इसका कोई मतलब है? जो नान ने भी आग्रह किया। उसे चलते हुए देखो। चलें। जो नान और चेन यान ने एक दूसरे को देखा, कुछ उलझन में। हाँ, देखो वह कहाँ चलता है। हेफेंग ने सिर हिलाया। अधिक विशेष रूप से, अधिकांश लोग एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, जो एक सामान्य आदत है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपके आगे चलता है और आपको आगे खींचता है, तो संभवतः वह आपको नियंत्रित करने की अधिक इच्छा रखता है। तुमने मनोविज्ञान कब से पढ़ा है? चेन यान ने आश्चर्य से कहा। जो नान ने उसे थप्पड़ मारा। सुनो, बीच में मत बोलो। यदि कोई पुरुष आपसे आधा कदम पीछे, थोड़ा पीछे की ओर चलना पसंद करता है, तो यह दर्शाता है कि उसमें मजबूत सुरक्षात्मक प्रवृत्ति है और वह बहुत चौकस रहता है, क्योंकि यह स्थिति उसे अपने साथ वाले व्यक्ति के आसपास की गतिशीलता पर सबसे अच्छी तरह से नजर रखने की अनुमति देती है। क्या ऐसा है? जो नान ने पूछा। विश्वास नहीं हो रहा? कोशिश करके देखो। तुम आगे खड़े हो जाओ और वह थोड़ा पीछे खड़ी हो। तुम जो भी करोगे, सबसे पहले उसे पता चलेगा। चाहे आप नाश्ते के रैपर फेंक रहे हो, इधर उधर दौड़ रहे बच्चों पर नजर रख रहे हो जो आपसे टकरा सकते हैं, या खरीदारी करते समय अपनी पसंद की किसी चीज को गौर से देख रहे हो। जीवन के किसी भी पहलू में, जैसे ही आप कोई कदम उठाते हैं, पीछे वाला व्यक्ति उसे तुरंत देख लेता है, जो कि सामने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। वाह, कुछ नया सीखा। चेन यान की आंखें चमक उठी। और क्या? एक और बात, नियंत्रण की इच्छा के विपरीत स्थिति को चुनने का अर्थ है गैर हस्तक्षेप। सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, चाहे आप कहीं भी जाएं। अगर वह आधा कदम पीछे रहता है, तो वह बस अनुसरण कर रहा है।
सम्मान, झोऊ नान बोला, ये सम्मान मौन समर्थन बिना किसी हस्तक्षेप के दर्शाता है। तुम बहुत जल्दी सीख जाती हो। हे फॉन्ग ने झोऊ नान की ओर देखा। हाँ, वह तुम्हारा बहुत सम्मान करेगा, तुम्हारे विचारों को महत्व देगा, चुपचाप पीछे से तुम्हारी रक्षा करेगा और सलाह देगा, लेकिन जबरदस्ती दखल नहीं देगा। उसके साथ खरीदारी करना कुछ हद तक अकेले खरीदारी की आज़ादी जैसा लगता है, फिर भी साथ होने की सुरक्षा के साथ। ये जितना गहरा होता जाता है उतना ही रहस्यमय लगता है। चेन यान ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या एक ही स्थिति वास्तव में इतना कुछ बता सकती है? केवल संदर्भ के लिए, हे फांग ने रुककर कहा, किसी व्यक्ति का अवचेतन व्यवहार बहुत कुछ प्रकट कर सकता है जो उसके चरित्र को दर्शाता है। दिलचस्प, झोऊ नान ने सिर हिलाया। जब मेरे पास समय होगा तो मैं कुछ मनोविज्ञान की किताबें भी पढ़ूंगी और कुछ, खैर और भी बहुत कुछ है। कभी कभी खतरे का सामना करते समय। वह छत की ओर शून्य भाव से देखती रही। उसकी आवाज़ धीमी होती गई जब तक कि उसने बोलना बंद नहीं कर दिया। थक गई हूँ, अब और बात नहीं करूंगी। हे फैंग धीरे से लेट गई और रजाई अपने ऊपर खींच ली। चेन यान संतुष्ट नहीं था, रेलिंग हिलाते हुए बोला, चलते रहो चलते रहो। जब सामने वाला व्यक्ति खतरे का सामना करता है तो यह स्थिति सबसे तेज प्रतिक्रिया देती है। झोऊ नान ने सोचा, चाहे खतरा कहीं से भी आए, पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले की मदद के लिए बस धक्का दे सकता है या खींच सकता है ना? हे फैंग की आवाज़ धीमी थी। जब स्थिति वास्तव में खतरनाक हो तो क्या व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति स्वयं की रक्षा करना नहीं होती? चेन यान अपने बिस्तर पर वापस चली गई। हर किसी की सहज प्रतिक्रियाएं अलग होती हैं, जैसे लड़कियां कैसे अपनी जगह पर जम जाती हैं या चीख पड़ती हैं। झोऊ नान ने सोच समझकर अपना सिर हिलाया। अगर कोई पहले से ही वही कर रहा है जो पहले बताया गया था, तो ऐसी घटना का सामना करने पर वह जरूर नहीं हिचकिचाएगा, उसकी अवचेतन प्रवृत्ति जरूर। वह अचानक रुक गई। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ी देर के लिए शांत रहने दो। अध्याय 52, बस आपकी आवाज़ सुनना चाहता था। शीर्ष खाने वाले किंग गुआंगलिन अपने पेट को सहला रहे थे जब वह अपने कंप्यूटर पर आर्टेमिसिया आर्गी के बारे में जानकारी देख रहे थे और सबसे पहले इसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे। किसी भी प्रकार की लापरवाही की अनुमति नहीं थी। मगवॉट के पत्तों का इस्तेमाल करने की कला सीखने और उसे विश्वसनीय मानने के बाद उसने आदतन अपना इनबॉक्स खोला और एक नया ईमेल देखा। उसमें ड्रैगन बोट फेस्टिवल से जुड़ी कई पेंटिंग्स भेजने का निमंत्रण था। अगर चुनी जाती तो इन्हें फेस्टिवल की सभा में और आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता, कलाकार को श्रेय दिया जाता और एक बड़ा नकद पुरस्कार दिया जाता। ये बुरा नहीं था। किंग गुआंगलिन ने ईमेल का जवाब दिया, इधर उधर देखा और पाया कि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। वह खड़ा हुआ और विचार मंथन के लिए स्टूडियो में चला गया, जिसका उद्देश्य नेतृत्व करना था। ड्रैगन बोट फेस्टिवल में ड्रैगन बोट रेस और चावल के पकौड़ों के अलावा और कुछ खास नहीं होता। नए और रचनात्मक विचार लाना कोई आसान काम नहीं था। अगर वह घिसे पिटे अंदाज में पड़ जाता तो न सिर्फ जीतना बल्कि चुना जाना भी मुश्किल हो जाता। दस्तक दस्तक दस्तक। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था जब किसी ने स्टूडियो का दरवाजा खटखटाया। किंग की मां की आवाज़ आई, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, क्या कर रहे हो? किंग गुआंगलिन ने खुद को थपथपाया और निश्चित रूप से वह अपना फ़ोन भूल गया था, जो अभी भी बेडरूम में था। आ रहा हूँ। लो, मैं हे फ़ोन बोल रहा हूँ। दरवाजे पर खड़ी किंग की मां ने फ़ोन दिया, जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ था और अभी भी अपनी घंटी बजा रहा था। नमस्ते, क्या तुम सो गए थे? हे फैंग ने दूसरी तरफ से पूछा। नहीं, मैं बस अपना फ़ोन स्टूडियो नहीं लाया। किंग गुआंगलिन ने समझाया। क्या हुआ? मैंने तुम्हें याद किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने किंग की मां की ओर देखा। स्टूडियो का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि वह सुन न सके। क्या हम अभी मिले नहीं थे? मैं तो बस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था। तुमने चिपकना सीख लिया है। किंग गुआंगलिन खुश हुई। क्या तुम्हें मेरा चिपकू होना पसंद नहीं? हे फैंग ने जवाब दिया। मुझे ये पसंद है, बिल्कुल मुझे ये पसंद है। ओह, मैंने अभी इसका समाधान ढूंढ लिया है। क्या समाधान? पेट दर्द के लिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम चुप क्यों हो गए? किंग गुआंगलिन हैरान था। पब फ्यूचर विज्ञापन। काफी देर तक शांति रही, फिर हेफोन की आवाज आई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। किंग गुआंगलिन ने जवाब में मुस्कुराया, फिर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारी आवाज़ इतनी अजीब क्यों लग रही है? हे फैंग ने सूंघते हुए कहा, मुझे थोड़ी सर्दी लग गई है। कोई बात नहीं। तो फिर सो जाओ, मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा। नहीं, फ़ोन मत रखो। हे फॉन्ग ने मना कर दिया। मेरे साथ रुको और थोड़ी देर और बात करो। किस बारे में बात करें? किंग गुआंगलिन को लंबी फ़ोन बातचीत का अनुभव नहीं था और वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। तुम मेरे प्रति इतने अच्छे क्यों हो? हे फैंग ने पूछा। और कैसे मैं तुमसे शादी करूंगा? वह हंसा। कम से कम मेरा कोई मकसद तो है। तुम्हारा क्या? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे फॉन्ग एक पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ठीक है, ये सुविधाजनक है। आपसी भावनाएं। चलो जल्दी करो और इसे पूरा करो। किंग गुआंगलिन ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा। जल्दी मत करो, देर सवेर तुम मुझे पालोगे। वह रुकी। चिंता मत करो, तुम मुझे नहीं खोगे। मैं कैसे भाग सकता हूँ? मैं ही तो हूँ जो चिंतित हूँ कि तुम भाग जाओगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चलो अगले कुछ दिनों में बाहर चलते हैं। हे फॉन्ग बोला, सिर्फ हम दोनों? बहुत बढ़िया, बाहर घूमने चलें। नहीं, मेरा मतलब खरीदारी से नहीं बल्कि यात्रा से है। कहाँ? किंग गुआंगलिन हिचकिचाया। उसने अभी अभी नई नौकरी शुरू की थी, अब छुट्टी लेना सही नहीं लग रहा था। मुझे सोचने दो। हे फैंग ने एक पल सोचा। ले माउंटेन पर विशाल बुद्ध को देखने के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये बहुत दूर नहीं है? किंग गुआंगलिन ने सोचा कि आने जाने में काफ़ी समय लगेगा। क्या हम राष्ट्रीय अवकाश तक इंतजार करें? तो फिर चलो कहीं नज़दीक ही चुनते हैं।
हे फांग ने फिर सोचा, वुडांग पर्वत, जोंगनान पर्वत। किंग गुआंगलिन हंसे, तुम्हें सचमुच पहाड़ पसंद हैं, है ना? लोग हमेशा वुडांग में दाव की खोज, ले माउंटेन में बुद्ध की पूजा, जोंगनान में अमर की खोज के बारे में बात करते हैं। हेफोंग की आवाज़ थोड़ी बेहतर लग रही थी, लेकिन अभी भी नाक से निकल रही थी। तुम्हें मेरे साथ तीनों जगहों पर जाना होगा। अब एक चुन लो। पब फ्यूचर विज्ञापन। मैं जोंगनान को चुनता हूँ। किंग गुआंगलिन ने सबसे नज़दीकी को चुना। हम कब जाएंगे? इस सप्ताह या अगले सप्ताह? मैं तैयार हो जाऊंगा, आप भी कुछ समय का प्रबंध कर लीजिए। जरूर, वह मान गया, क्योंकि जोंगनान पर्वत इतना पास था कि 2-3 दिन की यात्रा ही काफ़ी थी। सप्ताहांत और शायद काम से 1-2 दिन की छुट्टी लेकर वह ये काम कर सकता था। वैसे भी वहाँ कोई अमर प्राणी नहीं है। अमर प्राणियों की खोज कौन करता है? क्या मैं नहीं हूँ? हाँ हाँ हाँ, आप हैं। किंग गुआंगलिन ने रुक कर कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है? क्या हुआ? उसने अपना सिर खुजलाया, ऐसा महसूस करते हुए कि हे फैंग उदास लग रहा था। क्या हम वीडियो कॉल पर स्विच करें? उसकी मुस्कुराहट न देख पाने से वह हमेशा चिंतित रहता था। मैंने बहुत कम कपड़े पहने हैं, क्या आप सचमुच देखना चाहते हैं? उफ, बस चेहरा ठीक है। किंग गुआंगलिन शर्मिंदा था। देर रात वीडियो कॉल करना वाकई ठीक नहीं था, लेकिन उसे बिल्कुल न देख पाने की वजह से वह बेचैन था। इसे भूल जाओ, बस रुको। हे फैंग ने फ़ोन रख दिया और तुरंत वीडियो कॉल पर वापस आ गया। किंग गुआंगलिन ने जवाब देने के लिए टैप किया और कोर्ट में लिपटी उसकी आकृति तुरंत फ़ोन पर प्रकट हुई। देखो, हे फॉन्ग ने अपना फ़ोन पकड़ा और घूमकर कहा, क्या ये कोर्ट तुम्हें निराश कर रहा है? तुम बालकनी में क्यों हो? किंग गुआंगलिन को राहत मिली, हालांकि हे फॉन्ग का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने के लिए थोड़ा दूर था, फिर भी वह बता सकता था कि वह मुस्कुरा रही थी। मेरे सभी रूममेट अंदर हैं, क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, तुम वापस अंदर चले जाओ। अगर तुम्हें सर्दी लग जाए तो लेट जाओ। मैं थोड़ी देर में तुम्हें फ़ोन करूंगा, किंग गुआंगलिन ने कहा और फ़ोन काटने ही वाला था। रुको, हे फैंग ने उसे रोका, मुझे तुम्हें थोड़ी देर और देखने दो। देखने की क्या बात है? कल मैं तुम्हें काफ़ी कुछ दे दूंगा। मैं अब तुम्हें देखना चाहता हूँ। अच्छा रहो, मुझे थोड़ी देर और देखने दो। ठीक है, किंग गुआंगलिन ने असहाय होकर कहा, आप स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लेते और इसे कवर के नीचे धीरे से देखते हैं? मैं नहीं चाहता। पब फ्यूचर विज्ञापन। हे फैंग ने एक पल के लिए सोचा, क्या मैं आपके साथ कवर के नीचे वीडियो कॉल कर सकता हूँ? यह अच्छा विचार नहीं है। किंग गुआंगलिन की निगाहें इधर उधर भटक गईं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचें। नैतिकता। हे फैंग ने उसे सही तरह से समझ लिया, क्योंकि वह अपने मन को फिर से भटकने देना शुरू कर दिया। इतनी दूर और अभी भी व्यवहार नहीं कर रहा है। मुझे गुमराह करने के लिए ये सब आपकी गलती है, किंग गुआंगलिन ने विश्वास के साथ तर्क दिया, ये सोचते हुए कि यह अवैध नहीं था। क्या आप सचमुच ऐसा सोचते हैं? अगर तुमने इसका जिक्र न किया होता तो मैं इसके बारे में सोचता ही न। यह अब भी तुम्हारी ही गलती है। कल रात तुमने क्या सपना देखा? हे फैंग को वह सपना याद आ गया जिसका जिक्र उसने आज सुबह किया था। अंदाज़ा लगाओ, वह भला कैसे मान सकता था? सोचना तो ठीक था, लेकिन जोर से कहना नियमों का उल्लंघन होगा। मुझे पता है, भले ही तुम न कहो। हे फैंग ने चारों ओर देखा और चुपचाप कोने में दुबक गया। तुम क्या कर रहे हो? किंग गुआंगलिन को बुरा लगा। क्या तुमने इसके बारे में सपना देखा था? उसने फ़ोन थोड़ा ऊपर उठाया, कैमरा नीचे किया और अपने कोट का कॉलर खींचा। आप, क्या यह अच्छा है? हे फैंग ने अपना फ़ोन हिलाया और फिर वापस खड़ी हो गई। ठीक है, अब और मत देखना। तुमने ऐसा जानबूझकर किया। किंग गुआंगलिन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी भावनाएं मिश्रित हो गईं। आधी फुटबॉल को ढके आसमानी नीले रंग की झलक देखकर उसे लगा कि आज रात उसे फिर से सपने आएंगे। हे फैंग एक छोटी लोमड़ी जैसी आत्मा थी, हमेशा उसे छेड़ने के तरीके खोजती रहती थी, बस इशारा करती और फिर कुछ नहीं कहती, जानबूझकर उसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती। कितनी दुष्ट औरत थी। डॉट डॉट डॉट। फिर भी उसे यह बहुत पसंद आया। तुम बहुत अच्छे हो, ये तुम्हारा इनाम है। हे फॉन्ग का मूड बेहतर हो गया। जल्दी आराम करो, मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं भला कैसे आराम कर पाऊंगा? किंग गुआंगलिन ने शिकायत की, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। यदि तुमने सीमा से आगे कुछ भी करने की हिम्मत की तो सब खत्म हो जाएगा। हे फॉन्ग ने उसे धमकी दी, क्या तुम थोड़ी सी मिठास से खुश नहीं हो? थोड़ा और कैसा रहेगा? बस जाओ आराम करो। वीडियो कॉल समाप्त करने के बाद किंग गुआंगलिन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उनकी स्क्रीन पर 6 मिस्ड कॉल दिखाई दे रही थी, जो सभी पहले हे फॉन्ग की थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी भावना सही थी और उसे सचमुच कुछ परेशान करने वाली बात का सामना करना पड़ा? लेकिन उसने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? एक क्षण के लिए सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसके चेहरे पर फिर से नरमी आ गई। चाहे भावना सही थी या गलत, वीडियो कॉल समाप्त होने से पहले उसके व्यवहार के आधार पर अब वह ठीक होनी चाहिए। शायद वह सचमुच उसे बहुत याद कर रही थी। अरे, इस तरह से सोचने पर उसका मूड फिर से बहुत बेहतर हो गया। अध्याय 53। सबसे बूढ़ा अदरक भी गलत रास्ता अपना सकता है। जब आप पहली बार किसी को अपने दिल में जगह देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप जहर खा रहे हों, लगातार उसके बारे में सोचते रहते हैं। किंग गुआंगलिन ने अपना सिर खुजलाया, उसका दिमाग ड्रैगन बोट फेस्टिवल के बारे में किसी भी विचार से पूरी तरह से रहित था। कभी कभी आसमानी नीले रंग की झलक उभर आती थी। ये देर सवेर तुम्हारा ही होगा। हे फैंग के कोमल शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। एक उग्र युवक के लिए प्रलोभन बहुत अधिक था, विशेष रूप से उस लड़की की छेड़खानी जिसे वह प्यार करता था, एक शक्तिशाली उत्तेजक की तरह जिससे उसके आंतरिक आवेगों का विरोध करना असंभव हो गया। वह चाहता था कि वह वापस स्कूल चला जाए और उसके साथ फिर से अंतरंग हो जाए। आधे दिन तक स्टूडियो में पीड़ा में बैठे रहने के बाद किंग गुआंगलिन ने गहरी सांस ली, अपना पेंटिंग बोर्ड एक तरफ रख दिया और लिविंग रूम से बाहर निकल गया। वह लड़की सचमुच उसे कदम दर कदम एक अपरिवर्तनीय रास्ते पर ले जा रही है। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है?
किन की माँ ने उसे बाहर आते देख सहजता से पूछा, लगता है उसने कई बार फ़ोन किया है। ये कुछ भी नहीं है, किंग गुआंगलिन ने जवाब दिया, फिर रुककर हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। उसे बस मेरी याद आई। इस तरह की खुशखबरी दूसरों के साथ साझा की जानी चाहिए। किन की माँ ने उसके गर्व भरे चेहरे पर नजर डाली और तिरस्कारपूर्वक कहा, देखो तुम कितने प्रसन्न हो। मैं इस सप्ताह या अगले सप्ताह कुछ दिनों के लिए बाहर जा सकता हूँ। किंग गुआंगलिन ने एक गिलास पानी लिया और मेज पर बैठ गया। उसने मुझे जोंगनान पर्वत पर साथ चलने के लिए आमंत्रित किया है। स्नातक यात्रा? या सिर्फ तुम दोनों ही हो? सिर्फ हम दोनों और कोई नहीं? तो जब तुम बाहर जाओ तो सावधान रहना, किन की माँ ने सलाह दी। रात में उसे बाहर ले जाने की कोशिश मत करना, यह अपरिचित क्षेत्र है। उसे हमेशा थोड़ा अजीब लगता था जब जवान लोग बाहर जाते थे, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी उम्र के लोग तो पहले ही शादीशुदा थे। अब वे सब बड़े हो गए थे, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हम समझ गया, किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया, बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी को रोक पाया। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द सफल हो सकता हूँ। किसमें सफलता मिली? किन की माँ ने पूछा। उससे सफलतापूर्वक शादी कर लो। वह खुद को रोक नहीं सका और किन की माँ के करीब चला गया। उसने कहा, उसने कहा कि मैं अंततः उससे शादी करूंगा। उसने मुझसे कहा कि जल्दबाजी मत करो। लोग अपनी खुशी को अनायास ही साझा कर देते हैं, जिससे उनकी खुशी में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जैसे कि अब और भी अधिक प्रसन्नचित किंग गुआंगलिन, जिसने अभी अभी बोलना समाप्त किया था। उसने कहा था, तुम अंततः उससे शादी करोगे। किन की माँ ने धीरे से शब्दशः दोहराया, और तुमसे कहा था कि जल्दी मत करो। ये थोड़ा अजीब लगता है। किंग गुआंगलिन ने अपना सिर खुजलाया। ओह हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है। मूल शब्द थे, मैं देर सवेर तुम्हारा हो जाऊंगा। बेशक इसे संशोधित करना अजीब लगेगा, लेकिन वह किन की माँ को सटीक शब्द नहीं बता सकता था। किन की माँ ने शब्दों पर फिर से विचार किया, लेकिन उन्हें वे अब भी अजीब लगे। क्या तुमने उसे बताया है कि तुम उससे शादी करना चाहते थे? मैंने उसे बहुत पहले बताया था। तो वह मान गई? हाँ, वह सहमत हो गई। दरअसल, किन की माँ ने विचारमग्न होकर कहा, हे फैंग, वह लड़की। खैर, मैं इसे कैसे कहूँ? किंग गुआंगलिन अपनी बात कहने में कठिनाई पर हैरान दिखी। क्या हुआ? मैं इस पर सोच रही थी, और ये थोड़ा असामान्य लग रहा है। किन की माँ ने कहने में संकोच किया। सब कुछ बहुत सही लग रहा था, जो कुछ हद तक अस्थिर लग रहा था, विशेष रूप से कुछ असामान्य परिचितता जो शुरू से ही सही लग रही थी। नहीं, कुछ तो निश्चित रूप से गड़बड़ था, लेकिन वह उसे ठीक से नहीं बता सकी। क्या अजीब है। किंग गुआंगलिन को लगा कि किन की माँ ही अजीब व्यवहार कर रही हैं। इतनी अच्छी बहू कहाँ मिलेगी? एक महिला की छठी इंद्री, बारीकियों पर नजर रखने की क्षमता और अंतर्ज्ञान, ये सब मैंने वर्षों तक सौदेबाजी करते हुए विकसित किया है। किन की माँ ने टीवी बंद कर दिया और सोचते हुए बोली, क्या तुम्हें कभी कोई परिचित अनुभूति हुई है? मैं इसे ठीक से समझा नहीं सकती, जब वह हमारे आसपास होती है या हम उसके आसपास होते हैं। ये कुछ ज्यादा ही परिचित है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे हम शुरू से ही एक परिवार रहे हैं, बिना किसी अजनबीपन के। सचमुच, मूर्ख किन प्रेम के आनंद में इतना डूबा हुआ था। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, है ना? शायद। किन की माँ ने सोचा और महसूस किया कि वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। ठीक है, इतनी अच्छी लड़की, वह तुमसे क्या चाहती होगी? क्या किसी को पसंद करने का कोई कारण होता है? किंग गुआंगलिन थोड़ा नाराज हुआ। उसे तो लंबे समय तक मुझ पर क्रश था। किन की माँ दंग रह गई। उसे तुम पर बहुत समय से क्रश था? हे फैंग ने ऐसा कहा? हाँ, उसने खुद ये स्वीकार किया है। कोई आश्चर्य नहीं। किन की माँ को लगा कि वह समझ गई है। हो सकता है कि उस लड़की ने तुम्हें पूरी तरह से पहचान लिया हो। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि युवक को सचमुच जैकपॉट मिल गया। हम शायद। किंग गुआंगलिन ने सोच समझकर सिर हिलाया। उसे अंकल पेन की बात याद आई कि हे फॉन्ग इस क्षेत्र में कई बार आया था। तो क्या पहले से कोई योजना थी? अरे, जब सीधे आ जाना ही काफी था तो इतनी झंझट क्यों मोल ली जाए, समय क्यों बर्बाद किया जाए? शायद अब तक बात आगे बढ़ चुकी होती। नहीं, ये सही नहीं है। किन की माँ फिर से हैरान हो गई। तुम्हारे ऊपर क्रश होने की क्या बात है, खासकर इतनी अच्छी लड़की के लिए? हॉल और किचन दोनों में तुम पर क्रश होना ठीक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या इसे ही मूर्ख का भाग्य कहते हैं? शायद। किंग गुआंगलिन हंस रहा था। शुरू में थोड़ा परेशान था, लेकिन फिर से सोचा, यह फोन की प्रशंसा थी। अपनी मंगेतर की प्रशंसा करना, ये प्रसन्नता की बात है। तुम्हें वास्तव में एक खजाना मिल गया। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें इतना अच्छा भाग्य कहाँ से मिला। किन की माँ को भाग्य के बारे में और अधिक आश्चर्य हुआ जितना उसने सोचा। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल, उसे संजो कर रखना, याद रखना, और यदि तुमने उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। चिंता मत करो, मुझे मौका भी नहीं मिलेगा। नहीं, मैं अभी तुम्हारी चाची को फोन कर रही हूँ ताकि कुछ मुगवट के पत्ते भेज सकें। किन की माँ स्थिर नहीं रह सकी और अपना फोन लेने के लिए खड़ी हो गई। सिनेमा के बाहर पहली बार उसे लगा कि हे फोन उसे पहचान रहा है, जो वर्षों की सौदेबाजी, उसकी तीव्र अंतर्ज्ञान और अवलोकन कौशल से विकसित हुआ है। यद्यपि यह छोटी सी बात तथा अन्यत्र थोड़ी सी विसंगति की भावना उसके हृदय की गहराई में रेत के कणों की तरह अटकी हुई थी, परंतु अब जब उसने पूरी तस्वीर देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसने सचमुच एक रत्न पा लिया है। एक वास्तविक जीवित रत्न। वह अपनी आधी से अधिक जिंदगी जी चुकी थी और उसे ऐसी बहुत कम लड़कियां मिली थीं जो सक्षम, समझदार हों और जिनके आसपास होने मात्र से ही आपको अविश्वसनीय रूप से सहज महसूस हो, शायद दोनों हाथों की उंगलियों पर गिनी जा सकें। ये बहुत देर हो चुकी है। नहीं, वह शायद अभी भी टीवी देख रही होगी। किन की माँ फोन करने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। ये देखकर कि उसकी माँ कितनी गंभीर थी, किंग गुआंगलिन और भी खुश हो गया। खड़ा हुआ और लिविंग रूम में कुछ कदम चला, ये सोचते हुए कि क्या करना है। फिर कंप्यूटर चालू करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। एक शॉपिंग साइट पर लॉग इन करके उसने हार्ट फ्रूट कैंडी की खोज की, काफी समय तक तुलना की, जब तक कि उसे वह किस्म नहीं मिल गई जो उसे पसंद थी, और उसने ऑर्डर दे दिया, उसे कैंडी के लिए आमंत्रित करने का एक और कारण।
उसने अपनी जेब से अनानास के स्वाद वाली एक कैंडी निकाली, उसे हाथ में लेकर कुछ देर तक देखा, फिर रैपर फाड़कर अपने मुंह में डाल लिया। सचमुच मीठा। अध्याय 54। अकेले लोग क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह सुप्रभात भाई लिन। नाश्ता कर रहे कुछ लोगों का अभिवादन करने के बाद ऊर्जा से भरपूर किंग गुआंगलिन दिन के काम की तैयारी के लिए अपनी सीट पर बैठ गए। जाने से पहले उसने घर पर ही खाना खा लिया था, इसलिए उसे ऑफिस में भूखे पेट पहुंचने और ऊपर नाश्ता खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। घर का यही फायदा है। लिन, क्या तुम्हें कोई अच्छी खबर मिलने वाली है? नाश्ता करते हुए पास आते हुए सन वेन ने पूछा। तुम कल से कहीं ज्यादा बेहतर मूड में लग रहे हो। सच? किंग गुआंगलिन मुस्कुरा कर मुड़ी और फिर सुन वेन की गर्दन देखकर हैरानी से पीछे हट गई। क्या कल तुम्हारा झगड़ा हुआ था? उसके सिर के निचले हिस्से से एक लाल लकीर नीचे की ओर फैली हुई थी, जो उसकी कमीज में गायब हो गई थी। उसकी लंबाई अज्ञात थी। नहीं नहीं, सन वेन ने अनजाने में अपना कॉलर खींचा, लेकिन उसके कपड़े इतने पतले थे कि उसे ढक नहीं पा रहे थे। ये बिल्ली का खरोंच है। किंग गुआंगलिन ने भौहें चढ़ाईं। बिल्ली का खरोंच इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन चूंकि सुन वेन इस पर और बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं कल से कुछ अलग हूँ। बिल्कुल नहीं। कहते हैं खुशी इंसान को चमका देती है। सुन वेन ने धूर्त मुस्कान के साथ उसकी तरफ इशारा किया। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें अच्छा खाना खिलाया? चले जाओ। किंग गुआंगलिन हंसा। क्या तुम सचमुच ठीक हो? सुन वेन ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हो गया है? किंग गुआंगलिन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। सुन वेन का चेहरा मानो खुली किताब हो। उसकी मोटी भौहें हमेशा की तरह ढीली नहीं थी और उसकी आंखों के कोने झुके हुए लग रहे थे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर कुछ गड़बड़ होती तो क्या मैं तुम्हें नहीं बताता? सन वेन हंसा और उसके कंधे पर थपथपाते हुए अपनी मेज पर वापस चला गया। यह आदमी इतना घमंडी था कि जब कोई बात उसे परेशान करती थी तो वह उसे बताने से कतराता था, लेकिन किंग गुआंगलिन को अब इसकी आदत हो गई थी। आखिरकार अगर सुनवेन किसी चीज को संभाल नहीं पाता और उसे मदद की जरूरत होती तो वह मदद मांग लेता। बॉस, सुप्रभात। जियांग लिंगलिंग कल की तरह बॉस को छोड़कर कार्यालय में सबसे अंत में पहुंचे। ओह सुप्रभात। उसने ऊपर देखा। तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। बॉस शब्द अजीब लग रहा था। जरूर बॉस। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन अवाक रह गया। क्या कंपनी के सभी युवाओं के साथ ऐसा ही होता है? जियांग लिंगलिंग अपनी सीट पर बैठ गई और फिर अपना सिर घुमाकर पूछा, बॉस आपका नाम किन है? किंग गुआंगलिन। किंग गुआंगलिन को तब एहसास हुआ उसे तो बस उसका नाम याद नहीं था। इससे समझ में आया ये सब ऐसे कैसे हो सकते हैं। समझ गया बॉस, मैं इसे याद रखूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं, जब तक काम ठीक से हो जाए उसे कुछ भी कहने दो। किंग गुआंगलिन ने इस बारे में चिंता करना छोड़ दिया और उस प्यारी कहानी पर ध्यान केंद्रित करने लगा जिस पर वह काम कर रहा था। इस प्रकार की कहानियों के लिए कल की सरल रेखा शैली से भिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। उन्हें एक सुंदर और विस्तृत शैली की आवश्यकता थी। शायद इसलिए कि अब उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जितना ज्यादा वो ये कहानियां पढ़ता उतनी ही मजेदार लगती। पांडुलिपि को देखते हुए मन ही मन हंसते हुए उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। शायद उसे हे फैंग के साथ ये तरीका आजमाना चाहिए। बॉस, मेरी ड्राइंग कैसी दिख रही है? उनके सहायक जियांग लिंगलिंग ने बाकी काम निपटा लिया था और उस कच्चे स्केच को जारी रखना शुरू कर दिया था जिसे किंग गुआंगलिन ने एक दिन पहले शुरू किया था। काफी बढ़िया। किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया। पंक्तियां सरल थीं और टेम्पलेट से आसानी से दोहराई जा सकती थीं। जब मैं ये भाग पूरा कर लूंगी तो इसे जांच के लिए संपादक के पास भेजूंगी, जियांग लिंगलिंग ने अपनी ड्राइंग देखते हुए कहा। मुझे भी लगता है कि यह काफी अच्छी है। आजकल लोग आलोचना करना पसंद करते हैं और इसमें आलोचना के लिए बहुत सारे बिंदु हैं, विषय वस्तु से लेकर शैली तक। हाँ, इसे जारी रखो। किंग गुआंगलिन ने जवाब तो दिया, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। उसने तो अभी काम शुरू ही किया था और आगे कैसे बढ़ना है यह उन पर निर्भर था। फिलहाल वह अपने पास मौजूद इन मीठी कहानियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। जल्द ही दोपहर का भोजन हो गया और किंग गुआंगलिन, जिसने एक बार भी अपनी कलम नहीं हिलाई थी, आलस से हाथ फैला रहा था। उसने सुबह सिर्फ कहानियां पढ़ने में बिताई थी, वह दोपहर में लिखना शुरू करेगा। हमेशा की तरह तीनों बाहर खाना खाने गए। सुनवेन पहले दिन जितना जिंदा दिल नहीं था, सिर झुकाए विचारों में खोया हुआ था। यूले ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की। इस बीच किंग गुआंगलिन अपने फोन पर व्यस्त था, अपने होने वाले ससुर पर अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा था। लिन, जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ते हो तो तुम उससे कैसे सुलह करते हो? सीढ़ियों से उतरते समय सनवेन ने अचानक ये सवाल पूछा। किंग गुआंगलिन ने हैरान होकर ऊपर देखा। हमने तो कोई लड़ाई नहीं की है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शायद बस उसके लिए कुछ जॉय बीन्स जीत लूं और बस हो जाएगा। वह थोड़ा हिचकिचाया और धीरे से अपना फोन ऊपर उठा लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ठीक है, गलत व्यक्ति से पूछ लिया। सुनवेन और भी उदास हो गया। तुम्हें शियाओ यू से सलाह लेनी चाहिए, वह ज्यादा भरोसेमंद है। किंग गुआंगलिन ने एक पल सोचा, वह तुम्हें कुछ सलाह दे सकता है। सनवेन ने अपना फोन निकाला और शियाओ यू को एक ध्वनि संदेश भेजा और जल्द ही उन्हें उत्तर मिल गया। अपनी गलती मान लो, अगर इससे भी काम न बने तो वॉशबोर्ड पर घुटने टेक दो। अगर इससे भी काम न बने तो एक कोड़ा खरीद लो और उसे तुम्हें पीटने दो। जियाओ यू की आवाज़ थोड़ी उत्तेजित थी, उसे साफ तौर पर सुनवेन की बदकिस्मती पर खुशी हो रही थी। मुझे पता था कि उससे पूछने का कोई फायदा नहीं होगा। सनवेन ने होंठ सिकुड़े और फोन रख दिया। दरअसल यूले ने एक पल के लिए सोचा, किसी लड़की को खुश करने के लिए आपको बस अपनी गलती स्वीकार करनी होगी, माफी मांगनी होगी और एक उपहार खरीदना होगा, है ना? अगर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया तो ये काम नहीं करेगा।
आपको कुछ नए विचार लाने होंगे। क्या यही बात तुम्हें परेशान कर रही है? किंग गुआंगलिन ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें किसी इंसान ने खरोंचा है या बिल्ली ने? ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जटिल है। सन वेन ने अपना सिर हिलाया, वह अभी भी परेशान दिख रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किंग गुआंगलिन अपने खेल में वापस लौट आया। उसके पास पहले से ही 40,000 बीन्स थे। वह उच्च स्तरीय खेलों में तेजी से जीत रहा था। अपने भावी ससुर से मिलना उसकी आधी सफलता की राह पर था। वॉशबोर्ड पर घुटने टेकना अच्छा लग सकता है। यूले ने उसकी ठुड्डी सहलाते हुए सुन वेन को नापा। इतने लंबे आदमी का वॉशबोर्ड पर घुटने टेकना वाकई कमाल का नज़ारा होगा। ये बेकार है, सन वेन ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। किंग गुआंगलिन ने उत्सुकता से ऊपर देखा। क्या आपने इसे आजमाया है? नहीं, उसने तुरंत इनकार कर दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ओह, हमारा खाना ऑर्डर करो, हमारा खाना ऑर्डर करो। सन वेन को उनकी निगाहों के सामने असहज महसूस हुआ और वह जल्दी से कुछ कदम चलकर फास्ट फूड रेस्तरां में चली गई। यूले इस मामले को लेकर काफ़ी उत्साहित लग रहे थे। खाना ऑर्डर करने के बाद वह एक तरफ बैठकर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, क्या आपको पहले कारण नहीं पता करना चाहिए? शुरुआत से शुरू करें। हमें बताएं कि क्या हो रहा है, हम इसका विश्लेषण करने में आपकी मदद कर सकते हैं। यह एक लंबी कहानी है, मैं खुद इसके बारे में सोचूंगा। आप जैसे अकेले आदमी को क्या पता होगा? किंग गुआंगलिन ने इस अवसर पर कहा। शायद ये बात वही लोग समझते हैं जो अकेले हैं। ऐसा कैसे? सन वेन ने पूछा। यूले भी उसका जवाब सुनने के लिए उत्सुक था। मैंने पहले भी ऑनलाइन एक सवाल देखा है। वह है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं वे डेटिंग में व्यस्त हैं, तो सिंगल लोग क्या कर रहे हैं? सन वेन और यूले ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या कर रहे हो? दूसरों को रिश्तों के बारे में सलाह देना, किंग गुआंगलिन ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन को लगा कि वह सही कह रहा है। जरा सोचो, क्या ये सच नहीं है? वह श्याओयू बच्चा हमेशा सलाह देने में बहुत माहिर है, कितना उत्साही है। सन वेन ने यूले की ओर देखा और सिर हिलाया। ऐसा ही लगता है। यूले को रोने का मन हुआ। यह इतना दयनीय क्यों लग रहा था? मुझे लगता है कि मार्गदर्शन के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछना ज्यादा विश्वसनीय होगा। सन वेन को लगता था कि अकेले लोग उनकी मदद नहीं कर सकते। किंग गुआंगलिन ने कुछ देर तक विचार किया और फिर विपरीत राय दी। नहीं, मुझे लगता है कि आपको अभी भी विश्वसनीय सलाह के लिए अविवाहित लोगों से ही पूछना होगा। देखिए, एक कहावत है, दर्शक खेल को ज्यादा देखता है। प्यार में पड़े लोग भावनात्मक नजरिए से मुद्दों पर विचार करते हैं, यानी दर्शक खेल को ज्यादा देखता है। अविवाहित लोग अलग होते हैं, वे दर्शक होते हैं जो समस्याओं का वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से विश्लेषण कर सकते हैं। ये स्पष्ट होता है कि कौन सही है और कौन गलत। वे सभी पेचीदगियों को सुलझा सकते हैं और उन्हें ठीक से सुलझा सकते हैं। अब जब आपने ऐसा कहा है तो ये समझ में आता है। सन वेन ने अपना ध्यान वापस यूले की ओर मोड़ा। यूले ने उन दोनों की ओर देखा। मुझे कुछ नहीं पता। उसे इसमें शामिल होने से पहले ही यह जान लेना चाहिए था। उसे कुछ हद तक बुरा लगा। सन वेन ने बोलने के लिए मुंह खोला, फिर हार मान ली। ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत परेशान करने वाला है। उसने अपने बालों में उंगलियां फिराईं, पूरी तरह निराश होकर बोला, बहुत परेशान करने वाला है। क्या कल सब ठीक नहीं था? किंग गुआंगलिन ने पूछा। हाँ, सब ठीक था। सन वेन ने एक लंबी सांस छोड़ी। लानत है, वह अचानक चिल्लाया, लानत है। किसी बेकार बात पर झगड़ा हो रहा है। मेरी गांड को खुश करो, उसे जो करना है करने दो। सन वेन ने कुछ बार गालियां दी और कुर्सी पर पीछे झुक गया। कोई बात नहीं, इसे यहीं रहने दो। किंग गुआंगलिन और यूले ने एक दूसरे की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। अच्छी बात है कि मैं हेफोंग से नहीं लड़ता, किंग गुआंगलिन ने सोचा। अच्छी बात है कि मैं सिंगल हूँ, यूले ने सोचा। अध्याय 55, ये सब किस लिए है? खाना लाया गया और किंग गुआंगलिन ने खुशी खुशी अपना फ़ोन अपनी जेब में रख लिया। बीन्स की संख्या 50,000 को पार कर चुकी थी, लेकिन अभी भी आधे से थोड़ा कम बाकी था। उसे ज्यादा सतर्क रहना था, खासकर क्योंकि अब वह सिर्फ बड़े दांव वाले खेलों में ही खेल सकता था, जहां बड़ी जीत और बड़ी हार दोनों ही संभव थे। बदकिस्मती का एक दौर उसे फिर से शुरुआती स्थिति में ला सकता था। सन वेन ने अपने सामने चावल के ऊपर खट्टी और मसालेदार गोभी को देखा तो उसकी भौहें तन गईं। वह पहले से भी ज्यादा बीमार महसूस कर रहा था। शाकाहारी भोजन करना और फिर भी बहस करना, ये कैसा जीवन था? उसका अंत इस तरह कैसे हुआ? शाकाहारी भोजन करना अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक है। किंग गुआंगलिन ने उसके चेहरे के भाव देखे और वह समझ गया कि वह क्या सोच रहा है, इसलिए उसने उसे कुछ सलाह दी। मेरा शरीर सिर्फ सब्जियों पर जीवित नहीं रह सकता। सन वेन ने आह भरी, सब्जियों को एक तरफ रख दिया और थोड़ी सी सब्जियों के साथ चावल खाना शुरू कर दिया। इस तरह वह बाद में सादे चावल का एक अतिरिक्त कटोरा खा सकता था। 2 भाग चावल के साथ सब्जियों का 1 भाग पर्याप्त होता। किंग गुआंगलिन ने उसे देखा और चुपचाप अपना सिर हिलाया। उसे उसके लिए थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वह मदद करने में असमर्थ था। वह सुन वेन को खाने पर बुला सकता था, 1-2 बार तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर रोज रोज तो नहीं। अगर वह उसे बुला भी देता तो सुन वेन कभी स्वीकार नहीं करता। चाहे वह शिकायत करे, उसे दिखावे का ध्यान रखना ही पड़ता था। यह उनके स्कूल के दिनों से अलग था, जब उन्हें आधे महीने तक मुफ्त में चिली सॉस के साथ स्टीम्ड बन मिलते थे। अब जब वे काम पर लग गए थे तो वे दिन खत्म हो गए थे। बाद में मैं लॉटरी टिकट खरीदूंगा, अभी मेरा एकमात्र मौका 5 मिलियन जीतना और चीजों को बदलना है, सन वेन ने अचानक कहा, खाते समय उदासी महसूस करते हुए। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम लॉटरी टिकट के पैसे मांस पर खर्च करो। किंग गुआंगलिन ने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया। खट्टी और मसालेदार गोभी तथा हरी मिर्च के साथ सुअर के मांस के बीच केवल 5 युआन का अंतर था। क्या मुझे बस उन कुछ रुपयों की कमी है? मुझे तो 5 मिलियन की जरूरत है। सन वेन ने परेशान होकर गोभी का एक और कौर अपने मुंह में ठूंस लिया। बताओ, लोग जीते क्यों हैं? क्या सिर्फ पैसों के लिए? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम किस लिए जीते हो?
किंग गुआंगलिन ने अपना मुंह पोंछा, ये सिर्फ एक तर्क है, इसे दार्शनिक स्तर तक ले जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अचानक बहुत थकान महसूस हो रही है, मैं आखिर किस लिए जी रहा हूँ। हर कोई अलग है, मैं कॉमिक्स के लिए जीता हूँ। यूले ने भी अपना खाना खत्म किया, अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और किंग गुआंगलिन के साथ सन वेन का इंतजार करने लगा। वास्तव में होना चाहिए। यूले ने सिर हिलाया। सन वेन ने एक क्षण सोचा, फिर अपना सिर नीचे कर लिया और खाना जारी रखा। मुझे लगता है कि यह सिर्फ पैसे के लिए है। किंग गुआंगलिन ने दोनों के बीच देखा। कॉमिक्स के बिना आप क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यूले ने थोड़ा सोचा, तो शायद इसका कोई खास मतलब नहीं होगा। क्या तुम जीवित नहीं रह पाओगे? नहीं, मैं बच जाऊंगा। यूले ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, अगर आप कॉमिक्स के बिना नहीं रह सकते तो आप कह सकते हैं कि आप कॉमिक्स के लिए जीते हैं। किंग गुआंगलिन ने फिर सुनवेन की ओर रुख किया। अगर आप पैसे के बिना नहीं रह सकते तो आप कह सकते हैं कि आप पैसे के लिए जीते हैं। उस आदमी को देखो, उसका गला खराब हो गया था, वह गा नहीं सकता था, जी नहीं सकता था, और उसने अपनी जान ले ली। यही तो संगीत के लिए जीना है। आप इसे ऐसे नहीं कह सकते। सनवेन को लगा कि ये दोषपूर्ण तर्क है। वह खैर, ये सही नहीं है। वह हकलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका और खाना जारी रखने के लिए अपना सिर झुका लिया। यूले ने कहा, सबसे पहले आपको जीवित रहना होगा, उसके बाद आप जो चाहें कर सकते हैं। तो जीना तो बस जीने के लिए है। किंग गुआंगलिन ने हंसते हुए कहा, बाकी सब कुछ आकस्मिक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए अपना जीवन बलिदान कर देना उचित होता है। यूले ने अपना सिर हिलाया। सचमुच? किंग गुआंगलिन ने पूछा। निश्चित रूप से, सनवेन ने सिर हिलाया। तो तुम अपनी जान किसके लिए दोगे? पैसे के लिए? किंग गुआंगलिन ने उपहास किया। तुम इसे अपने साथ ताबूत में नहीं ले जा सकते। के लिए? सुनवेन फिर से अटक गया और खाना जारी रखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। कॉमिक्स के लिए? यूले की आंखें चमक उठीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बस बहुत हो गया, चलो जीवन और मृत्यु के बारे में बात करना बंद करें। किंग गुआंगलिन दूसरे हाथ के किशोर विचारों को समझ नहीं सका। ये पीढ़ीगत अंतर ही होगा। उनके लिए जीना बुनियादी था, जटिल अर्थों से रहित। सब कुछ जीने के आधार पर ही बना था। लोग किसी कमी के कारण जीना बंद नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा होता तो उसे शायद एक बीमारी माना जाता जिसका इलाज जरूरी होता। जब सनवेन ने एक और कटोरा चावल डाला और खाना समाप्त कर लिया तो तीनों एक साथ उठे और लंच ब्रेक के लिए कार्यालय लौटने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां से बाहर निकल गए। एक कर्मचारी के नजरिए से लंच ब्रेक बिल्कुल अनावश्यक था। इसे खत्म करना, दोपहर के काम के घंटे बढ़ाना और काम 1.5 घंटा पहले खत्म करना ज्यादा व्यवहारिक होता। दुर्भाग्य से नियम तो नियम ही थे। कर्मचारियों को दोपहर में झपकी लेने और कार्यकुशलता को प्रभावित करने से रोकने के लिए कोई भी नियोक्ता इसे रद्द करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। नौकरी पर 2 दिन बिताने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? चेन रुई खाना खाकर और कुछ बेहतर करने के लिए न होने के कारण किंग गुआंगलिन के पास गया। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब दिलचस्प लग रहा है। किंग गुआंगलिन ने पांडुलिपि की ओर इशारा किया। ये सुनकर अच्छा लगा। चेन रुई मुस्कुराए। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे या सुनवेन से बात कर सकते हैं। वह भी कुछ समय से यहाँ हैं। समय समय पर विचारों का आदान प्रदान अच्छा रहता है। हाँ, अभी तक कोई समस्या नहीं है। किंग गुआंगलिन ने रुककर कहा, मुझे अगले सप्ताह कुछ दिन की छुट्टी लेनी पड़ सकती है। बस मुझे बता देना जब समय आए। चेन रुई को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि किंग गुआंगलिन उस समय किसी बड़े प्रोजेक्ट में शामिल नहीं थी। लगभग कितने दिन? शायद 2 या 3 दिन, किंग गुआंगलिन ने अनिश्चितता से कहा। अगर हेफांग को मजा आ रहा था तो वहां कुछ दिन और रुकना बिल्कुल सामान्य बात होगी। जरूर, ये ठीक है। चेन रुई ने इधर उधर देखा। 2 लोग अभी तक वापस नहीं आए थे। वह किंग गुआंगलिन से बात करता रहा, क्या तुम इस वीकेंड पर फ्री हो? मैं व्यस्त हूँ। वह ओवरटाइम या कुछ और काम नहीं करना चाहता था। हेफोंग के साथ घूमना मजेदार क्यों नहीं होगा? ओह ठीक है। चेन रुई को किंग गुआंगलिन से इतने सीधे जवाब की उम्मीद नहीं थी और वह मजाक में पूछने से पहले रुकी, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रहे हो? अचानक किसी कारणवश चौंक कर किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया और स्वीकार किया, हाँ। कोई बात नहीं, यह इस सप्ताहांत की एक छोटी सी गतिविधि है। ये स्वैच्छिक है। चेन रुई की नज़र सनवेन पर पड़ी। सनवेन हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाता है। वह एक बार भी नहीं गया। गतिविधि? किंग गुआंगलिन उत्सुक था। हाँ, मैं बाद में बताऊंगा। चेन रुई मुड़ा जैसे ही 2 लोग दरवाजे से अंदर आए। जब सब वापस आ गए तो वह आगे बढ़ा और ताली बजाई। कृपया ध्यान दें, उसने अपना गला साफ किया मानो कोई महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला हो। कार्यालय में सभी लोग अपना काम रोककर चेन रुई की ओर देखने लगे, ये देखने के लिए कि वह क्या कहना चाहता है। कंपनी ने निर्णय लिया है। चेन रुई की आवाज़ अचानक धीमी हो गई। कमरे को देखते हुए उसके हाव भाव गंभीर हो गए। फिर वह अचानक शांत हो गया और एक चमकदार मुस्कान बिखेरते हुए बोला, इस वीकेंड हम सबको लोबेई की 1 दिन की ट्रिप पर ले जा रहे हैं, ठीक रहेगा है ना? बहुत खूब, महान। कोई बात नहीं। माहौल अचानक गर्म हो गया और कार्यालय में खुशियों का माहौल छा गया। किंग गुआंगलिन ने बाकी सभी के साथ ताली बजाई, फिर अपना सिर नीचे झुकाकर अपने मूल काम में लग गया। ओह, वह अपने ससुर का नहीं बल्कि दोदेजू का अध्ययन कर रहा था। लोबेई लुओ नदी के उद्गम स्थल के पास था। हालांकि यह पिकनिक के लिए एक शानदार जगह थी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं थी, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि वे इतने उत्साहित क्यों थे। अरे बड़े आदमी, तुम ज्यादा खुश नहीं लग रहे हो। जियांग लिंगलिंग ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। किंग गुआंगलिन ने उपेक्षापूर्वक अपना सिर उठाया। सच में? विरोधी पक्ष ने अभी अभी मकान मालिक का हक हासिल किया था और दांव को 2 गुना कर रहा था। वह इस बात से कैसे खुश हो सकता था? जियांग लिंगलिंग ने अपनी कुर्सी आगे खिसकाते हुए उसके पास आकर कहा, तुम अभी भी यह खेल खेलते हो है ना? अरे यार, तुम हारने वाले हो।
मुझे पता है, उस पर बम गिरा दो। अब बमबारी करने से मुझे और भी ज्यादा नुकसान होगा। किंग गुआंगलिन ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें झपकी नहीं लेनी चाहिए? ये लड़की इतनी परिचित कैसे हो गई? बस एक मिनट, बस देख रही हूँ। जियांग लिंगलिंग ने हंसते हुए अपनी कुर्सी पीछे सरका दी। हैरानी की बात थी कि बॉस ये गेम खेलता था और हारने पर परेशान भी होता था। यह विरोधाभास काफी प्यारा था। अध्याय 56 हो। दोनों सहायक नए हैं, इसलिए जब आपके पास समय हो तो उन्हें कुछ मार्गदर्शन दीजिए। सन वेन किसी समय प्रकट हुए थे और उन्होंने अपनी निगाहों से जियांग लिंगलिंग और यूले की ओर इशारा किया। मैं वास्तव में क्या सिखा सकता हूँ? किंग गुआंगलिन ने अपना सिर भी नहीं उठाया। वह अपने दोस्त के लिए चाय बनाने में व्यस्त था। चाय डालने का नियम कोई नहीं जानता कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन नियमित रूप से खेलने वाले सभी लोग इसे जानते थे। यहाँ तक कि जो लोग नहीं जानते थे वे भी कैपुचिनो खेलने के बाद मोटे तौर पर इसका अंदाजा लगा लेते थे। उनमें जहाँ भी कोई कमी हो उसे बताएं ताकि वे सीख सकें और आपके लिए भी चीज़ें आसान हो जाएं। मैं स्वयं अभी भी नौसिखिया हूँ। किंग गुआंगलिन ने अभी एक और हाथ जीता था और बड़े उत्साह से अपना सिर उठाया। आपको मुझे और सिखाना चाहिए। मजाक बंद करो, सनवेन ने हाथ हिलाते हुए हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, खेलते रहो। मुझे भी थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। किंग गुआंगलिन ने अपना फ़ोन रख दिया और खुद को तरोताज़ा करने के लिए अपना सिर मेज पर रख दिया। उन्हें उन दोनों सहायकों के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनसे सक्रिय रूप से सुझाव देने के लिए कहना तो दूर की बात थी। वे एक दूसरे से पर्याप्त रूप से परिचित नहीं थे और बिना मांगी सलाह से वे परेशान हो सकते थे। लेकिन यूले, वह बच्चा शायद कुछ मार्गदर्शन का स्वागत करेगा क्योंकि वह कॉमिक्स के लिए जी रहा है। दोपहर में काम हमेशा की तरह चलता रहा। जब बाकी सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, किंग गुआंगलिन अकेली ड्राइंग टैबलेट पर सुस्ता रही थी और कुछ खास लिख नहीं पा रही थी। चाहे 4 पैनल, 6 पैनल या 8 पैनल वाली कॉमिक्स हो, अगर शैली एकरूप हो तो पात्रों के डिज़ाइन में भी एकरूपता लाना सबसे अच्छा होता है। इससे न केवल चित्रांकन में बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है, बल्कि अगर लोकप्रिय हो तो अपनी एक अलग श्रृंखला भी बनाई जा सकती है। चरित्र डिज़ाइन सबसे कठिन हिस्सा है। एक बार चरित्र का मुद्दा हल हो जाने पर कहानी को बहुत अधिक सोचे बिना स्क्रिप्ट के अनुसार जल्दी से पूरा किया जा सकता है। पिछला स्पूफ केवल मनोरंजन के लिए था, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन अब वह कुछ मोहे और दिल को छू लेने वाले चरित्र डिज़ाइन बनाना चाहते थे। इस बात से जूझ रहे थे कि क्या सुपर विकृत बड़े सिर वाली शैली से शुरुआत करें या नर्म, अधिक यथार्थवादी शैली से। वह अपने किसी भी ड्राफ्ट से संतुष्ट नहीं थे। वह ऐसे ही सुस्ताता रहा जब तक कि काम से जाने का समय नहीं हो गया। ड्राइंग बोर्ड पर कई किरदार थे, लेकिन वे सब मोटे तौर पर बनाए गए आधे अधूरे, बिना किसी खास चीज़ के। फिर मिलेंगे वायलिन। यूले, जो कॉमिक्स के प्रति अत्यधिक जुनूनी थे, विडंबना यह है कि सबसे तेजी से अपना सामान समेट कर चले गए। फिर मिलेंगे। किंग गुआंगलिन ने अपनी कलम रख दी और दिन के लिए सामान पैक करना शुरू कर दिया। अलविदा बॉस, जियांग लिंगलिंग ने कहा और अपना उतना ही मुलायम बैग कंधे पर लटकाते हुए वह भी कार्यालय से बाहर चली गई। फिर मिलते हैं। मेरे लिए रुको, लिन, सन वेन ने पुकारा, जो अपना काम खत्म करने के करीब था। बस कुछ ही मिनट बाकी थे। हम एक ही रास्ते पर तो चलते भी नहीं हैं। किंग गुआंगलिन ने यह कहा, लेकिन वह तुरंत वहां से नहीं गया। वह एक तरफ खड़ा हो गया, अपना फ़ोन निकाला और हेफोंग से पूछा कि वह क्या कर रही है। मैंने शियाओ यू को मेरे साथ कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए बुलाया है, सनवेन ने जल्दी से काम निपटाते हुए कहा। मैं घर वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। किंग गुआंगलिन ने भौहें चढ़ाईं। अगर तुम वापस नहीं जा रहे हो तो तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके देर से वापस जाऊँ। बेहतर होगा कि जब मुझे नींद आ रही हो तब बिस्तर पर लेट जाऊँ और सो जाऊँ। सनवेन वास्तव में घर जाकर बहस जारी नहीं रखना चाहते थे क्योंकि उनके पास सुलह का कोई अच्छा समाधान नहीं था। इसलिए उन्होंने दोपहर भर विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया कि इस मुद्दे को छोड़ दिया जाए और कुछ दिनों के लिए शांत हो जाएं, ताकि देख सकें कि क्या होता है। टालने से कुछ हल नहीं होगा। फूलकिन अचानक से रिश्तों के गुरु बन गए और उन्होंने सलाह दी, आपको इसका बहादुरी से सामना करना होगा। समस्या का सामना करें। यदि आप इसे हल नहीं कर सकते तो कोई रास्ता खोजें। इसे वहीं छोड़ देने से चीज़ें और भी बदतर हो जाएंगी। शायद अगर मैं कुछ ड्रिंक्स ले लूँ तो कुछ न कुछ सोच लूँगा। तुम आ रहे हो या नहीं? जरूर, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किंग गुआंगलिन को पहले ही हेफोंग से जवाब मिल चुका था। उसकी छात्रावास में एक सभा थी और वह उससे मिलने नहीं आ सकती थी। उसने किन की मां को सचेत किया कि वह रात्रि भोजन के लिए वापस नहीं आएगा, और जब सन वेन ने अपना काम समाप्त किया तो उन्होंने आराम से साफ सफाई की और एक साथ नीचे उतरकर वेस्ट सिटी की दिशा में एक सवारी पकड़ी। ये स्थान लुओ सिटी यूनिवर्सिटी के बगल में स्थित शाओ होम कुक रेस्तरां में स्थित था, जहां भोजन अच्छा और सस्ता था। ये कॉलेज के दिनों का आनंद लेने के लिए एक अच्छा स्थान था। कार में बैठे हुए किंग गुआंगलिन को थोड़ी सी उत्सुकता महसूस हुई। उसने सोचा कि अगर हेफोंग और उसके छात्रावास के लोग भी रेस्तरां में होते तो यह अच्छा होता, लेकिन वहां पहुंचने पर क्षेत्र को देखने और कोई परिचित चेहरा न देखने के बाद उसने इस विचार को थोड़ा त्याग दिया। मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है। सनवेन ने सहजता से एक सीट ली और मेनू को देखते हुए आह भरी। ऐसा लगता है जैसे पलक झपकते ही 2 साल गायब हो गए। खैर, ये तो बहुत लंबी पलक है। किंग गुआंगलिन ने पलटकर जवाब दिया और अंकल शाओ को देखा जो उनका स्वागत करने आ रहे थे। उन्होंने इशारा करते हुए कहा, अंकल शाओ, पहले आप बाकी काम निपटा लीजिए। हमारे पास एक और व्यक्ति आ रहा है। कोई और हो? अंकल शाओ ने चायदानी मेज पर रखी और सिर हिलाया। तो फिर तुम लोग पहले चाय पियो और जब वे आए तो मुझे फ़ोन कर देना। अच्छा अंकल शाओ, क्या आप हमारे लिए एक प्लेट मूंगफली ला सकते हैं? सनवेन खड़ा हुआ और पास के फ्रिज की ओर बढ़ते हुए आवाज़ लगाए। उसने पीछे मुड़कर किंग गुआंगलिन से पूछा, तुम क्या पीना चाहोगे? वांग लाओ जी, दफ़ा हो जाओ, तुम एक चिड़चिड़ी औरत जैसी लग रही हो।
सनवेन हंसा और गालियां देते हुए लापरवाही से बियर का एक केस आगे बढ़ाया। मैं तुम्हारे लिए चुनूंगा, यही है। जियोयू अभी तक नहीं आया, इतनी जल्दी क्या है? किंग गुआंगलिन ने अपना सिर हिलाया। तुम दोनों और पियो, मैं ज्यादा नहीं पी सकता। वह हमेशा शराब को बस मूड अच्छा करने वाली चीज समझते थे। ज्यादा पीना उन्हें असहज और अप्रिय लगता था, इसलिए वह हमेशा अपनी मात्रा पर नियंत्रण रखते थे और जब उन्हें लगता था कि काफी हो गया है तब पीना बंद कर देते थे, चाहे दूसरे उन्हें कितना भी मनाएं। आपकी सहनशीलता समय के साथ बढ़ती है। कुछ और बार पिएं और आप ठीक हो जाएंगे। सनवेन ने बियर वापस ले ली और चॉपस्टिक से बोतल को पॉप की आवाज के साथ खोला। देखिए, अब अगर मैं नशे में आना भी चाहूं तो यह मुश्किल है। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। इसका अभ्यास करने का क्या मतलब है? नशे में आना कठिन है। किंग गुआंगलिन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं शराब न पीऊं? कई बार आप इससे बाहर नहीं निकल पाते। सनवेन ने उसके लिए एक गिलास भरा और अपने लिए दूसरा भर लिया। शराब अनाज का सार है, ज्यादा पियो और जवान रहो। अभ्यास के लिए इतनी मेहनत करना उचित नहीं है। किंग गुआंगलिन ने एक मूंगफली उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। अभी शराब को छूने का उसका कोई इरादा नहीं था। जब आपकी शादी हो जाएगी और आप प्लास्टर चढ़ जाएंगे तो आपको इस बात का अफसोस होगा कि आप दुल्हन के कमरे तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। पुरुषों की बातचीत हमेशा इन्हीं मामलों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अरे, जब मेरी शादी होगी तो मैं शराब नहीं पीऊंगा। आप अपनी शादी में शराब कैसे नहीं पी सकते? ज़ियाओयू ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा। मैं बस थोड़ा सा लेट हूं और आप अभी से शादी की बात कर रहे हैं। बस बातें कर रहा था। सनवेन ने मेनू उठाया और शियाओयू की तरफ इशारा करते हुए कहा, और कुछ दिख रहा है जो हमें जोड़ना चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं, बस जो भी ऑर्डर करो, हम यहाँ पीने के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। ज़ियाओयू ने अपने लिए एक बियर डाली और एक संतुष्ट आह भरते हुए उसे एक घूंट के साथ पी गया। लिन, एक बार देख लो। सनवेन ने मेनू किंग गुआंगलिन की ओर बढ़ा दिया। ये ठीक है। किंग गुआंगलिन ने मेनू पर एक नज़र डाली, फिर मुड़कर अंकल शाओ की ओर इशारा किया। अंकल शाओ, हम यहाँ ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं। मुझे अचानक ड्रिंक्स के लिए बाहर क्यों घसीट रहे हो? ज़ियाओयू ने दोनों की तरफ देखा। अचानक उसे बुरा लगा। सिर्फ शादी की बात कर रहे हो? मुझे मत बताना कि तुम दोनों में से कोई शादी कर रहा है। उस अकेले कुत्ते को घाव पर नमक छिड़कने के लिए आमंत्रित करना बहुत ज्यादा होगा। तुम उससे पूछो। किंग गुआंगलिन ने अपनी ठुड्डी से सुनवेन की ओर इशारा किया। ज़ियाओयू को अचानक दोपहर की घटना याद आ गई और वह हंस पड़ा और सनवेन की ओर भौहें चढ़ाते हुए बोला, आप दोपहर में मुझसे पूछ रहे थे कि झगड़े के बाद सुलह कैसे करें, क्या आप अब सलाह मांग रहे हैं? सलाह है मेरे गधे, बस पी लो। सनवेन ने अपना गिलास उठाया और इशारा किया। चलो सब मिलकर शुरुआत करते हैं। चलो, चीयर्स। एक ही घूंट में पी जाओ। तीनों गिलास आपस में टकराए जिससे हल्की आवाजें निकलीं। अध्याय 57। धीमी गति से उपचार कोई बेहतर नहीं है। मेज पर बर्तन धीरे धीरे बढ़ते गए और हमारे पैरों के नीचे खाली बियर की बोतलों की संख्या भी बढ़ती गई। सुनवेन ने ज्यादा कुछ नहीं खाया था, बस गिलास पर गिलास पीता रहा। ज़ियाओयू थोड़ा अभिभूत होने लगा। कुछ खाओ, धीरे धीरे पियो, बियर पेट भर रही है। किंग गुआंगलिन ने शियाओयू की जिम्मेदारी संभाली और सुनवेन के साथ गिलास टकराए। चलो बताओ, बहस किस बारे में हुई थी? तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? यह एक लंबी कहानी है, बहुत लंबी। सनवेन ने अपना सिर हिलाया। ये समझाने के लिए बहुत जटिल है। चलो बस पीते हैं। 3 मोची मिलकर जूगे की बराबरी कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो शायद कोई समाधान मिल जाए, शियाओयू ने कहा। ठीक है, इसे किसी न किसी तरह सुलझाना ही होगा। किंग गुआंगलिन भी थोड़ा उत्सुक था। सनवेन आमतौर पर एक खुशमिजाज व्यक्ति था, शायद ही कभी परेशान होता था, इसलिए उसका इस तरह दिखना निश्चित रूप से कोई गंभीर बात रही होगी। घर, कार, शादी, हर चीज की चिंता है और कोई समाधान नहीं है। सनवेन ने अपना सिर पीछे झुकाया और एक और ड्रिंक गटक लिया। खाने के कुछ निवाले मुंह में ठूंस लिए और बुदबुदाया, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा सारा पैसा उसके कपड़ों, बैगों, मेकअप पर खर्च हो गया है और अब वह शिकायत कर रही है कि मेरे पास कार या घर नहीं है। वह कहती है कि उसके सहकर्मियों के पास उन्हें घुमाने के लिए बॉयफ्रेंड है। भाड़ में जाए। बस इतना ही। ज़ियाओयू ने एक सिगरेट जलाई, लापरवाही से लाइटर को मेज पर फेंक दिया, अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और धुएं का छल्ला उड़ाते हुए बोला, जल्दी क्या है? जब शादी का समय हो तो सब कुछ तैयार कर लो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शादी के समय तक मैं कंगाल हो जाऊंगा। मैं कार या घर खरीदने के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? सनवेन ने चिढ़कर भौहें चढ़ाईं। भविष्य के लिए कोई उम्मीद न देख पा रहा था। मेरी तनख्वाह हर महीने गायब हो जाती है और अब मैं उबले हुए बन और अचार पर गुजारा करने के करीब हूँ। अलग अलग चीजों पर खर्च कम क्यों नहीं कर देते? क्या तुम बचत नहीं कर सकते? किंग गुआंगलिन ने अपना पे पकड़े हुए एक सलाह दी जो बमुश्किल ही समझी जा सकती थी। बचाओ। सनवेन और भी नाराज हो गया। वो हमेशा मुझे किसी न किसी बात पर टोकती रहती है। अगर मैं कुछ नहीं खरीदता तो वो गुस्सा हो जाती है, हम झगड़ते हैं, फिर शीत युद्ध शुरू हो जाता है और जब तक मैं उसे खरीद नहीं लेता वो खुश नहीं होती। इसमें बचाने के लिए क्या है? तुम्हें एक नई गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, ज़ियाओयू ने निश्चयपूर्वक निष्कर्ष निकाला। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सनवेन का शरीर निढाल हो गया। वह ऐसे गिर पड़ा जैसे उसकी सारी हड्डियां खींच ली गई हों। उसने आह भरी और एक क्षण सोचने के बाद मेज से लाइटर उठाया और शियाओयू की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे भी एक लाइटर दो। वह ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। 3 साल डेटिंग करने और 2 साल साथ रहने के बाद वह उनके साथ रहने का आदी हो चुका था। अब वह बस अपनी शिकायतें निकाल रहा था। किराए के मकान और कंपनी के बीच झूलती जिंदगी के साथ पैसे बचाने के लिए वह शायद ही कभी दोस्तों के साथ बाहर जाता था। अपनी दबी हुई कुंठाओं को कहीं भी नहीं छोड़ सकता था। वह थक चुका था और उसे कुछ राहत की जरूरत थी। तंबाकू बर्बाद कर रहे हो? ज़ियाओयू ने सूंघते हुए एक सिगरेट निकाली, उसे एक थमा दी और फिर किंग गुआंगलिन को धक्का दिया। तुम्हें एक चाहिए?
मुझे इससे क्या चाहिए? किंग गुआंगलिन ने बिना देखे कहा, मजदूरी बढ़ जाएगी, बस रुको, ज्यादा चिंता मत करो। चलो पीते हैं। वे वास्तव में इस प्रकार के मुद्दों में मदद नहीं कर सकते थे, वे केवल सन वेन की शिकायतों को सुन सकते थे और कचरा पात्र के रूप में कार्य कर सकते थे ताकि वह उन पर तब तक विचार न कर सके जब तक कि वह टूट न जाए। अरे सिंगल रहना ही बेहतर है। देखो मैं कितनी आज़ाद और सहज हूँ, कोई ऐसी वैसी समस्या नहीं। जियाओ यू ने खुशी से एक और मूंगफली अपने मुंह में डाली, नाटकीय ढंग से आह भरते हुए, तुम दोनों को देखो, अगर कोई औरत भी अब मेरे पीछे भागे तो मैं उसे धक्का देकर सड़क पर फेंक दूंगा। क्या अकेले रहना बेहतर नहीं है? सच है, अकेला रहना बहुत आरामदायक है। सन वेन इस बात से सहमत हुए बिना नहीं रह सके, जब वह अकेले थे तब वह की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक थे। कसरत के अलावा उसकी कोई और रुचि या शौक नहीं था। दूसरे लोग प्रोटीन पाउडर खाते थे, वह चिकन ब्रेस्ट खाता था जिसकी कीमत ज्यादा नहीं थी। अगर वह अकेला होता तो न सिर्फ आराम से रहता बल्कि अच्छी खासी रकम भी बचा लेता। इस सप्ताहांत मेरी गर्लफ्रेंड एक डॉम पार्टी रख रही है, वहाँ कई सिंगल्स होंगे। क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगे? किंग गुआंगलिन ने जियाओ यू से यूं ही कहा। यह काम करता है। जियो यू की आंखें चमक उठीं। चलो अपना एकल जीवन जियो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हा हा हा। सन वेन हंसने से खुद को रोक नहीं सका। चलो एक और ड्रिंक लेते हैं। मुझे आश्चर्य है कि पहले किसकी शादी होगी। किंग गुआंगलिन ने उन दोनों की ओर देखा। जियाओ यू निश्चित रूप से आखिरी होगी, बस ये निश्चित नहीं है कि हम दोनों में से कौन पहले शादी करेगा। यदि हे फैंग सहमत हो जाए तो वह सारी व्यवस्थाएं शीघ्रता से कर लेगा और निश्चित रूप से वह पहला व्यक्ति होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश वह हमेशा कहती है कि वह इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि आप प्रथम होंगे, मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि मैं इस बार पास हो पाऊंगा। सन वेन ने अपना सिर हिलाया। हाँ तुम दोनों समझ लो, मैं प्रतियोगिता में नहीं हूँ। जियाओ यू में पर्याप्त आत्म जागरूकता थी। जब समय आएगा मैं तुम दोनों का सबसे अच्छा आदमी बनूंगा, फिर दुल्हन की सहेलियों में से किसी एक को अपनी डेट के लिए चुनूंगा। एकदम सही। शादी या कुछ और करना उसके लिए कोई जल्दी नहीं है, बस दूसरों को जोड़े में देखकर उसे कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, इसलिए वह सोचता है कि कोई गर्लफ्रेंड हो जो उसका साथ दे। अगर उसे अभी शादी करनी पड़े तो वह किसी से भी ज्यादा दुखी होगा। गाड़ी घर वगैरह की तो बात ही छोड़िए, बस हर रोज किसी का उसे परेशान करना असहनीय होगा। अरे आपके पास एक अच्छी योजना है। किंग गुआंगलिन ने उसकी ओर इशारा किया, फिर जल्दी से अपना कप उल्टा कर दिया जब उसने देखा कि सुन वेन और अधिक पे डालने वाला था। मैं अब और नहीं पी सकता, आप दोनों जारी रखें। बोरिंग। सन वेन ने अपनी जीभ चटकाई लेकिन आगे कोई जोर नहीं दिया और जियो यू का गिलास भरने के लिए मुड़ा। दोनों शराब पीते रहे और किंग गुआंगलिन बार के बाहर देख रही थी, सोच रही थी कि ये फोन से थोड़ी देर के लिए मिलूं या नहीं, क्योंकि वे दोनों इतने पास थे। उसे न देख पाना अफसोस की बात लग रही थी, लेकिन शराब की बदबू के साथ वहां जाना भी ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी दुविधा की स्थिति थी। क्या बात है, अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है? जियाओ यू ने सहजता से पूछा, फिर रुककर किंग गुआंगलिन के डॉम पार्टी वाले जिक्र को याद करते हुए लुओ सिटी यूनिवर्सिटी की ओर इशारा किया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी भी स्कूल में नहीं है ना? वरिष्ठ वर्ष, स्नातक होने वाला हूँ। किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब ये कुछ है, स्नातक होने के बाद भी एक जूनियर को पकड़ने में कामयाब रहे। बहुत प्रभावशाली, सचमुच प्रभावशाली। किंग गुआंगलिन ने विनम्रतापूर्वक कहा, यह सब भाग्य है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तुमने इसे बहुत गुप्त रखा, तुमने ये कैसे प्रबंधित किया? जियो यू आश्चर्यचकित था, सोच रहा था कि उसने ये कैसे किया। बस ऐसे ही वैसे ही, और यह हो गया। किंग गुआंगलिन ने स्पष्ट रूप से इशारा किया, वह उनके साथ विस्तार में नहीं जाना चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चलो पीते हैं। जियो यू ने अपना गिलास उठाया और उसे सुनवेन के गिलास से टकराया, क्योंकि वह अब उसे और कोई लेना देना नहीं चाहता था। वे 9 बजे के बाद तक खाते पीते रहे। बियर के 3 क्रेट, जिनमें से ज्यादातर सनवेन के पेट में गए और उससे भी कम जियाओ यू के पेट में, और किंग गुआंगलिन ने भी थोड़ी सी, सबसे ज्यादा नशे में थे। जब सनवेन बाथरूम जाने के लिए कई चक्कर लगा रहा था तो किंग गुआंगलिन ने अंकल शाओ को बिल चुकाने के लिए बुलाया, लेकिन हंसते हुए उन्होंने बताया कि बिल पहले ही चुका दिया गया है। कब? किंग गुआंगलिन हैरान था। उसने पहले बाथरूम जाते समय मेरे साथ इसका ध्यान रखा था। अंकल शाओ ने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां सुनवेन शौचालय के लिए गया था। यह आदमी, किंग गुआंगलिन ने आह भरते हुए अपना बटुआ एक तरफ रख दिया, ये बड़ा आदमी हरी सब्जियां खाता रहा है, फिर भी वह अभी भी बड़ा शॉट खेल रहा है, चेहरे के लिए जी रहा है लेकिन इसके लिए पीड़ित है। उसे इतना समय क्यों लग रहा है? जियाओ यू ने चारों ओर देखा, वह शौचालय में तो नहीं गिरा। चलो जाकर देखते हैं। किंग गुआंगलिन खड़ा हो गया। उसे भी शक था कि शायद सुनवेन ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, खासकर तब जब पिछली बार शौचालय जाते समय वह लड़खड़ा रहा था। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो सनवेन शौचालय के बाहर दीवार से टिककर बैठा था और खड़े होने की कोशिश कर रहा था। हर बार जब वह आधा खड़ा होता तो फिर से बैठ जाता। तुम्हें क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि तुम शराब पी सकते हो। जियो यू उसे उठने में मदद करने के लिए दौड़ी। सनवेन अभी भी हिम्मत जुटा रहा था। नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। जब हम वापस आएं तो लेट जाओ और आराम करो। तुम यहाँ बाहर बैठकर क्या कर रहे हो? किंग गुआंगलिन ने दूसरी तरफ से उसकी मदद की और वे बाहर चले गए। मुझे थोड़ा आराम करने दो, मैं नहीं जाना चाहता, वापस नहीं जाना चाहता, मैं बस यहीं बैठूंगा और आराम करूंगा। बाहर निकलते ही सनवेन ने संघर्ष करते हुए उन 2 व्यक्तियों से खुद को छुड़ाया और फुटपाथ पर बैठ गया तथा लगातार बड़बड़ाने लगा। मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, यहीं बैठना चाहता हूँ, वापस नहीं जा रहा हूँ। अध्याय 58। ए हे लुओ का स्वाद चखें।
रात, सड़क किनारे, किंग गुआंगलिन और शियाओ यू बेबस होकर सुनवेन के बगल में बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। उन्हें सुनवेन का वर्तमान किराए का पता भी ठीक से नहीं पता है, और अगर वे उसे टैक्सी में ठूंसना भी चाहें तो भी उन्हें नहीं पता होगा कि उसे कहाँ भेजें। बाहर निकलते ही हवा का झोंका आया और शराब का नशा उनके सिर पर चढ़ गया। जियाओ यू, जो खुद थोड़ा लड़खड़ा रहा था और सिगरेट पकड़े हुए था, ने सुनवेन का हाथ हिलाया। उठो उठो, चलो घर जाकर सो जाते हैं। सनवेन और अधिक उलझन में पड़ गया, जमीन पर बैठ गया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं वापस नहीं जा रहा, मैं चाहता हूँ। ठीक है, चलो एक इंटरनेट कैफे ढूंढते हैं और पूरी रात जागते हैं। पूरी रात जागकर काम करो, कल हमें काम है। जियाओ यू ने उसे इतना पीने देने का पछतावा करते हुए गाली दी। ये खुद पर ही थोपी गई मुसीबत थी। वे उसे पूरी रात हवा में उड़ता हुआ नहीं छोड़ सकते थे, बेचारा पहले से भी ज्यादा बेवकूफ़ बन सकता था। किंग गुआंगलिन खड़ा हुआ और पास के एक होटल की ओर इशारा करते हुए इधर उधर देखा। क्या तुम्हारे पास तुम्हारा आईडी कार्ड है? चलो उसे वहीं ले चलते हैं। मैं काम पर अपना पहचान पत्र क्यों ले जाऊं? रुको, मैं देखता हूं कि इस आदमी के पास है या नहीं। जियाओ यू ने सुनवेन के शरीर की तलाशी ली और एक बटुआ निकाला। उसमें से कुछ टटोलने के बाद उसने उसे वापस रख लिया। इस बच्चे के पास भी तो नहीं है ना? मुझे भी अपना पहचान पत्र साथ रखने की आदत नहीं है। किंग गुआंगलिन ने थोड़ा परेशान होकर अपने हाथ फैला दिए। पहले जब कोई बहुत ज्यादा नशे में धुत हो जाता था तो वे उसे उठाकर छात्रावास में ले जाते थे। अब छात्रावास न होने के कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटें। शुक्र है कि वे साथ आ गए, वरना ये दोनों शराबी पूरी तरह नशे में धुत होकर पूरी रात सड़क किनारे पड़े रहते और उनकी जान चली जाती। सुनवेन रात बिताने के लिए इंटरनेट कैफे खोजने के बारे में बड़बड़ाते रहे, लेकिन शियाओ यू ने अपनी सिगरेट का बट फेंक दिया और जवाब दिया, बिना आईडी के आपको कोई इंटरनेट कैफे नहीं मिल सकता। उसकी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करो और पता पूछो। किंग गुआंगलिन को एक विचार सूझा। वाह, जियाओ यू खुश हो गया। उसने सुनवेन का फ़ोन निकाला और उसे अपने सामने रखकर मनाने की कोशिश की। पासवर्ड क्या है? चिंता मत करो, मैं कॉल नहीं करूंगा, बस मेरे लिए अनलॉक कर दो, है ना? सनवेन ने स्तब्ध होकर अपना फ़ोन अनलॉक किया और अभी भी जियाओ यू से उसके इरादों के बारे में पूछ रहा था। जियाओ यू ने उसे शांत करते हुए फ़ोन किंग गुआंगलिन को थमा दिया और उसे जल्दी से पूछताछ करने का इशारा किया। ये यूए नाम का व्यक्ति होना चाहिए। किंग गुआंगलिन ने सनवेन के फ़ोन संपर्कों को देखा, सबसे अधिक बार संपर्क की जाने वाली महिला का नाम पाया और उसे डायल किया। डू, हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है। बस उसने फ़ोन काट दिया। गर्लफ्रेंड जवाब नहीं दे रही है। किंग गुआंगलिन ने शियाओ यू की ओर इशारा किया। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। कुछ और बार कोशिश करो। जियाओ यू ने भौहें चढ़ाईं, गलत व्यक्ति न मिल जाए। शायद ये सही है, उसके फ़ोन में सिर्फ एक ही व्यक्ति का उपनाम है। किंग गुआंगलिन ने फिर फ़ोन करने की कोशिश की। डू, इस बार उसने जवाब दिया। एक चिड़ी हुई महिला की आवाज़ ने तुरंत पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? नमस्ते, क्या आप सनवेन की गर्लफ्रेंड हैं? किंग गुआंगलिन ने विनम्रता से पूछा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सुनवेन वापस नहीं जाना चाहती थी। वह अभी भी गुस्से से जल रही थी, मानो वह लड़ाई के लिए तैयार हो। यूए नाम की लड़की ने पहले हिचकिचाते हुए पूछा, मैं हूँ, आप कौन हैं? मैं सनवेन का दोस्त हूँ। उसने बाहर बहुत ज्यादा शराब पी ली है और हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। सनवेन की ओर देखते हुए किंग गुआंगलिन ने आगे कहा, हम उसे वापस भेजने की सोच रहे हैं, क्या आप? इससे पहले कि किंग गुआंगलिन अपनी बात पूरी कर पाता, लड़की ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसे वहीं मरने दो। बीप, उसने फिर से फ़ोन काट दिया। उसे वहीं मरने दो। किंग गुआंगलिन ने असहाय होकर कंधे उचका दिए और फ़ोन वापस जियो यू को दे दिया। ये तो, अरे, जियाओ यू कुछ अवाक रह गया। ये कैसी प्रेमिका है? अगर मैं होता तो मैं भी वापस नहीं जाता। बहस करना एक बात है, लेकिन किसी को बाहर मरने के लिए छोड़ देना दूसरी बात है, खासकर तब जब वह अभी भी नशे में हो। हमें क्या करना चाहिए? किंग गुआंगलिन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के 10 बज चुके थे। अगर हालात और बिगड़ गए तो मैं अपना पहचान पत्र लेकर वापस जाऊंगा और उसके लिए कमरा बुक कर दूंगा। बस मुझे मेरे घर ले चलो। जियाओ यू खड़ा हुआ और थोड़ा हिलने डुलने के बाद खुद को संभाला। तुम एक टैक्सी बुलाओ, मैं यहीं उस पर नजर रखूंगा। उसके घर पर कोई नहीं था क्योंकि उसके माता पिता बाहर गए हुए थे। घर खाली होने के कारण किसी को एक रात के लिए ठहराना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर सुनवेन आधे महीने भी रुक जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चलने लगा। किंग गुआंगलिन ने सड़क के किनारे एक टैक्सी को रोका और जियो यू के साथ मिलकर उन्होंने सुनवेन को पीछे की सीट पर बैठाया और फिर खुद टैक्सी में बैठकर जियो यू का पता बताया। क्या आप भी आ रहे हैं? जियाओ यू ने पूछा। अरे नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम उसे अकेले ही अपने घर में ले आओगे? जियाओ यू का घर एक गली में बसा था जहां कार से नहीं पहुंचा जा सकता था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें थोड़ा पैदल चलना पड़ता था और सनवेन की मौजूदा हालत को देखते हुए उसे अकेले पालना लगभग नामुमकिन था। वह बहुत बड़ा था। खुशकिस्मती से सुनवेन को शराब के नशे में बस चक्कर आ रहा था, उल्टी का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। कार में बड़बड़ाते हुए उनमें से कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या बुदबुदा रहा है। नहीं उन्होंने सुनने की जहमत उठाई। पहुंचने पर उन्होंने एक बार फिर उसे शियाओ यू के घर तक पहुंचाया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वह इतना बड़ा क्यों है। दोनों ने मिलकर सुनवेन को जियाओ यू के बिस्तर पर पटक दिया। जियाओ यू ने अपनी दर्द भरी बाहों को रगड़ते हुए शिकायत की कि वह कितना भारी हो गया है। जब हम आपस में लड़ते थे तब तुम ऐसी बातें नहीं करते थे। हे भगवान, तुमने मुझे बहुत डरा दिया। किंग गुआंगलिन ने सोफे पर बैठकर आराम करने की सोची थी, लेकिन अचानक एक काली परछाई सोफे से उछलकर ऊपर आई, जिससे वह डर गया। उसे यह समझने में एक पल लगा कि वह तो बस एक बिल्ली थी। तुमने बिल्ली पालना कब शुरू किया? यह मेरे पास कुछ महीनों से है।
जियाओ यू ने बिल्ली को उठाया और उसके बालों को सहलाया। क्या पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब तुमने इसे नहीं देखा था? मैंने ध्यान नहीं दिया। किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया और बिल्ली को देखकर चौंक गया। अब बैठने का मन नहीं कर रहा था। तुम रुको, मैं वापस जा रहा हूँ। मत जाओ, थोड़ी देर और रुको, जाने से पहले पानी पी लो। घर पर कोई नहीं है, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। जियाओ यू ने बिल्ली को नीचे रखा और कप ढूंढने के लिए मुड़ा। हालांकि उसे शराब पीने से चक्कर आ रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से जाग रहा था। उसे नींद का जरा भी एहसास नहीं था। वह उस किस्म का था जो जितना ज्यादा पीता उतना ही ज्यादा सतर्क हो जाता, और ज्यादा पी लेने पर उसे नींद आना मुश्किल हो जाता। अब बाहर घूमने के लिए बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें भी थोड़ी नींद ले लेनी चाहिए। किंग गुआंगलिन कमरे से बाहर निकल गया और अब और रुकने का उसका कोई इरादा नहीं था। घर जाते समय सावधान रहना, जियो यू ने पीछे से आवाज दी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। किंग गुआंगलिन ने हाथ हिलाया और जियाओ यू के घर से चला गया। उसने एक टैक्सी बुलाई और ड्राइवर को अपने घर का पता दिया, फिर सीट पर पीछे झुककर आंखें बंद कर लीं। सनविन को फ़ोन करने में मदद करने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका झगड़ा कितना गंभीर था। एक नशे में सड़क किनारे बेहोश हो गया था, जबकि दूसरा बेपरवाह होकर बाहर मरने जैसी कठोर बात कह सकता था। टीवी पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है। झगड़े, दो प्यार करने वाले लोग आपस में बहस क्यों करेंगे? लेकिन कौन सा जोड़ा ऐसा है जिसके बीच मतभेद न हो? ये दो परस्पर विरोधी प्रश्न किंग गुआंगलिन के दिमाग में घूम रहे थे, और वह अचानक इस बात को लेकर उत्सुक हो गया कि उसके और हेफॉन के बीच किस तरह की असहमति होगी। काम, पैसा, समय, ऐसा लग रहा था कि विवाद का कोई मुद्दा ही नहीं था। निश्चित रूप से वे बहस नहीं करेंगे, है ना? अपने अधूरे विचारों में खोए किंग गुआंगलिन को कोई जवाब नहीं सूझा। उसने लापरवाही से अपना मोबाइल फोन निकाला, अपने होने वाले ससुर से मिलने के लिए कुछ समय निकालने की सोच रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र स्क्रीन पर हेफांग के 3 बिना पढ़े संदेश पर पड़ी। ये 10 बजे के बाद भेजे गए थे, और अब जब उसने उन्हें देखा तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। क्या इस शनिवार तुम्हारे पास समय है? अगर है तो चलो इसी हफ्ते बाहर चलते हैं। अगर नहीं तो हम अगले हफ्ते तक इंतजार करेंगे। आप क्या कर रहे हो? कृपया जब आप इसे देखें तो प्रतिक्रिया दें। लगभग 10 मिनट के अंतराल पर हर संदेश उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। किंग गुआंगलिन ने अपने मोबाइल फोन पर अंगूठा लगाया और उसे जवाब भेजा। मैं इस सप्ताहांत में मुक्त हूँ। चलो इस सप्ताह करते हैं। अध्याय 59। यदि कुछ शाश्वत है। शनिवार, नीला आसमान और सफ़ेद बादल, जहाँ तक नजर जाती थी साफ सुथरा विस्तार। किंग गुआंगलिन एक बैग लेकर, जो न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा, खुशी खुशी लुअर्सिटी यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार पर किसी का इंतजार करने के लिए पहुंचा। शुरू में तो वह अपना ड्राइंग बोर्ड साथ ले जाना चाहता था और शायद कुछ चित्र भी बनाना चाहता था, लेकिन जाते समय उसने सोचा, उसे बैग से निकाला और वापस रख दिया। ये सफ़र मनोरंजन के लिए था और उन्हें इसमें पूरी तरह डूब जाना चाहिए। चित्र बनाने का समय तो बाद में भी हो सकता है, कोई जल्दी नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे दोनों कुछ दिन एक साथ खुशी से बिता सकें। पलक झपकते ही हेफॉन पहले से ही उसके पीछे थी। उसने सफ़ेद ट्रैक सूट पहना हुआ था, उसकी चोटी जोश से लहरा रही थी। वह एक छोटा सूटकेस खींच रही थी और उसकी ओर कूदते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। चल दर, मैं इसे आपके लिए ले जाऊंगा, किंग गुआंगलिन ने उसके हाथ से छोटा सूटकेस लेते हुए कहा। सूटकेस छोटा और हल्का लग रहा था, संभवतः उसमें कुछ ही कपड़े थे। हेफेंग ने उसके गाल पर चुंबन लिया। बॉयफ्रेंड पावर मैक्स इनाम इतनी आसानी से मिल जाते हैं? किंग गुआंगलिन हैरान था। और क्या, सब बाहर लाओ ताकि मैं ले जाऊं। अब और नहीं। हेफेंग ऊर्जा से भरपूर उछलती हुई आगे बढ़ी। उसकी चोटी उछल रही थी। जब मैं अच्छे मूड में होती हूँ तो तुम्हें पुरस्कार मिलते हैं। मैं तुम्हारे साथ अच्छी हूँ, है ना? एक मिनट रुको, ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भूल रहे हैं। किंग गुआंगलिन ने उसे वापस खींच लिया। हेफेंग ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर अपना चेहरा उसके करीब लाया। यहाँ अब वह अधिक सक्रिय हो गई थी, जो पिछले कुछ दिनों में उसके द्वारा दिए गए सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन का प्रमाण है। उसके कोलेजन से भरे गालों पर एक चुंबन के साथ किंग गुआंगलिन ने संतुष्ट होकर उसका हाथ हिलाया। ठीक है, चलो। इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड से बहस कैसे हो सकती है? उसे एहसास हुआ कि उस दिन वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। अगर कोई असली झगड़ा भी हो तो उसे लाड़ प्यार करना होगा, क्योंकि वो उससे झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बस स्टेशन तक आधे घंटे की बस यात्रा के बाद उन्हें जोंगनान पर्वत की तलहटी तक पहुंचने के लिए 4 घंटे की लंबी दूरी की बस लेनी पड़ी। दूरी ज्यादा न ज्यादा थी, लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं थी। वैसे भी उसी दिन पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन था। आने जाने में तो सिर्फ सफर में ही 2 दिन बर्बाद हो जाते। हम अपनी यात्रा के साथ जोंगनान पर्वत पर अमरता लेकर आए हैं, लंबी दूरी की बस की पिछली पंक्ति से किंग गुआंगलिन ने कहा। मीठी बातें करता है, पर इसके लिए कोई इनाम नहीं। लो, ये ले लो। हेफेंग ने अपने छोटे बैग में हाथ डाला, ईयरफोन निकाला, उसे अपने फ़ोन में लगाया और एक छोर किंग गुआंगलिन को दे दिया, जबकि दूसरा छोर उसने लगा दिया। चलो इसे इनाम मान लेते हैं। किंग गुआंगलिन ने खुश होकर अपने कानों में ईयरफोन लगा लिए। इस तरह का गीत साझा करने से उन्हें आनंद की अनुभूति हुई। ये साझा करने का आनंद था, कुछ भी करने और सब कुछ एक साथ अनुभव करने में सक्षम होने की खुशी थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि यही प्रेम का एहसास है, मधुर, जहाँ कुछ भी करने से खुशी मिल सकती है। क्या आप जानते हैं कि वे जोंगनान में अमर की तलाश क्यों कहते हैं? हेफोंग ने अचानक पूछा। किंग गुआंगलिन ने एक क्षण सोचा और झिझकते हुए कहा, हो सकता है पहाड़ पर अमर लोग हों। हाँ, अमर लोग हैं। हेफोंग ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। लेकिन वे अमर लोग नहीं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। किस तरह के अमर? किंग गुआंगलिन ने पूछा। वह देवताओं या आत्माओं में विश्वास नहीं करता था, जिसका मतलब यह नहीं था कि वह उनके अस्तित्व से इनकार करता था, बल्कि चाहे वह बुद्ध हो, अमर हो या भूत प्रेत, उनका अस्तित्व उसे अप्रासंगिक लगता था।
देवता लोगों को नहीं बचाते, भूत प्रेत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, प्रार्थना में सिर झुकाने से ईश्वरीय सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती और वे बिना वजह आपको परेशान नहीं करते। केवल लोग ही उन्हें बचा सकते हैं और केवल लोग ही उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हेफांग ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और इत्मीनान से बोली, जोंगनान पर्वत पर कई साधु संत रहते हैं। वे शहरी शोर शराबे से दूर, ताज़ी हवाओं और पर्वत श्रृंखलाओं के बीच रहते हैं, नश्वर दुनिया के कोलाहल से बेपरवाह पहाड़ों में एकांत जीवन जीते हैं। वैसे क्या आपने कोंगबू यूलान पढ़ी है? मैंने इसके बारे में सुना तो है पर कभी पढ़ा नहीं। गुआंगलिन को थोड़ा बहुत समझ आया। क्या अमर का मतलब इन्हीं लोगों से था? वह हल्के से हंसी। उस किताब का नाम अमर अभिलेख की खोज हो सकता है। यह इन सन्यासियों को ढूंढने की प्रक्रिया के बारे में है। इन सन्यासियों में भिक्षु और ताओवादी भी हैं और शांति की खोज में लगे आम लोग भी। कई बुजुर्ग भी हैं और युवा भी। क्या पहाड़ों के साथ रहना ही अमर होना नहीं है? ध्यान से सोचने के बाद गुआंगलिन को मानना पड़ा कि उसकी बात सही थी और उसने सिर हिलाकर कहा, एक निश्चित दृष्टिकोण से वे वास्तव में अमर हो गए हैं। प्राचीन लोग हमेशा कहते थे कि कोई इच्छा न होने से वे लचीले होते हैं, प्रतिस्पर्धा न करने का मतलब जीतना होता है। सब कुछ छोड़ देने से उनके पास सब कुछ था क्योंकि वे कम चाहते थे, इसलिए वे आसानी से संतुष्ट हो जाते थे। बिना किसी और लक्ष्य के अपनी मनचाही जिंदगी जीना क्या यही पूर्णता नहीं थी? हेफोंग की आवाज़ में लालसा की झलक थी। पूर्वी बाड़ के नीचे गुलदाउदी चुनना, इत्मीनान से दक्षिणी पहाड़ को देखना, आपको वह जीवन कैसा लगता है? क्या आपको ग्रामीण जीवन पसंद है? गुआंगलिन को उसका वर्णन अच्छा लगा। हम इसे आजमा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये सचमुच इतना अच्छा है। मुझे यह विचार पसंद है, लेकिन चलो इसे आजमाते नहीं। हेफांग ने सिर हिलाया। यह अच्छा लगता है, लेकिन इसे जीना बहुत मुश्किल होगा। खेती करनी होगी, लकड़ी काटनी होगी, पानी धोना होगा। वह आदर्शवाद और वास्तविकता के बीच का अंतर जानती थी, समझती थी कि उसे क्या चाहिए। कुछ बातों पर आराम से विचार करना ठीक था, लेकिन वास्तविक जुड़ाव उस खूबसूरत भ्रम को चकनाचूर कर सकता था। जरूरत नहीं है, तुम बस रोजाना अपनी साधना का अभ्यास करो। गुआंगलिन ने उसका हाथ सहलाया और मुस्कुराया। मैं पानी और लकड़ी संभाल लूंगा, तुम्हारे पीने के लिए ओस लाऊंगा, और जब तुम अमर हो जाओगी तो मुझे भी उड़ान पर ले चलूंगा। क्या मुझे साधना करने की आवश्यकता है जब मैं पहले से ही अमर हूं? हे, हाँ, तुम सचमुच अमर हो। गुआंगलिन उसके गाल चूमे बिना नहीं रह सका। तुम इतना कुछ जानती हो, तुम्हारे बिना मुझे ये सब कुछ भी पता नहीं चलता। वह भी बचपन में जोंगनान पर्वत पर गए थे, बस अपने परिवार के पीछे पीछे घूमते हुए, लेकिन कभी इन चीज़ों को समझे बिना या ऐसे लोगों के बारे में जाने बिना। टीचर ही स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ जानते हैं। हेफोंग ने ऐसे जवाब दिया जैसे ये स्पष्ट हो। जब भी गुआंगलिन उसकी तारीफ करती, वह गर्व से अपना सिर ऊपर उठाकर टीचहे वाली मुद्रा में आ जाती। क्या आप इस बार उन्हें खोजने आए हैं? बस घूम रहा था। उनसे मिलना बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर हम न भी मिले तो भी कोई बात नहीं। असल में मैं बस बाहर जाकर तुम्हारे साथ मस्ती करना चाहता था। तो फिर चलो कुछ दिन और खेलते हैं, देखते हैं कि क्या हम एक या दो साधुओं से मिल सकते हैं। गुआंगलिन को उसके शब्दों से अंदर से मीठा महसूस हुआ। हेफेंग ने मुस्कुराते हुए उसके होठों को दबाया, चुपचाप अपना बड़ा हाथ उसकी जांघ पर टिका दिया, अपनी हथेली में गोलाकार आकृतियां बनाई। अपनी हथेली में गुदगुदी महसूस करते हुए गुआंगलिन ने उसकी ओर देखा और यह महसूस करते हुए कि साथ रहना कितना अद्भुत था, वह और अधिक मोहित हो गया। खुशी, संतुष्टि, आनंद, सभी सकारात्मक भावनाएं एक साथ मिलकर उसके हृदय में लहर दर लहर गूंज रही थीं। बाकी सब कुछ महत्वहीन हो गया, बस उस पल की खूबसूरती का आनंद लेने पर केंद्रित हो गया। एक ऐसा एहसास जो लत लगा देने वाला था। ये कौन सा गाना है? गुआंगलिन ने अचानक पूछा। हेफेंग ने जवाब देने से पहले एक क्षण तक ध्यान से सुना। शैंटेल डंकन, हमेशा के लिए। उन्होंने कहा, यह सुनने में काफी सुखद है, इसकी ताज़ा मधुर धुन आसानी से सुकून देती है। यह एक फिल्म का थीम गीत है, हेफोंग ने संक्षेप में बताया और फिर संगीत के साथ धीरे से गुनगुनाया। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें हमेशा के लिए रहती हों। मैं आपके लिए ऐसा महसूस करता हूँ। क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? अपने दिल में कुछ बार विचार करने के बाद गुआंगलिन ने अनुवाद करने की कोशिश की। हमेशा के लिए कुछ नहीं है, लेकिन शायद हमेशा के लिए कुछ है। हमेशा के लिए एक भावना है। काफी करीब, लेकिन अधिक सटीक रूप से यह होना चाहिए। रुको, गुआंगलिन ने उसे बीच में ही रोकते हुए फिर से सोचा। कुछ भी शाश्वत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ अपवाद हो, और वह अपवाद आपके प्रति मेरा प्यार होगा। बिल्कुल सही, आप पुरस्कार के हकदार हैं। अध्याय 60, 2 कमरे या एक कमरा। लंबी दूरी की बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोनों लोग एक दूसरे से सटकर संगीत सुन रहे थे, कभी कभी संक्षिप्त बातचीत भी कर रहे थे, जबकि सूरज धीरे धीरे सीधे ऊपर से पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। जैसा कि कहावत है, सूर्य दिन के साथ बदलता है और चंद्रमा अपनी कला के साथ घटता है। हर चीज में बहुत अधिक या बहुत कम से बचना चाहिए, और यह सिद्धांत प्रेम पर भी लागू होता है। बात बस इतनी है कि प्रेम की छत इतनी ऊंची होती है कि उसके शिखर को देख पाना लगभग असंभव है, और किसी ने कभी इतना अधिक प्रेम करने के बारे में नहीं सुना कि वह प्रेम न करने में बदल जाए। सामान्य लोग शायद उस छत को कभी नहीं छू सकते। यह असामान्य चीजें हैं जो अक्सर देखी जाती हैं। यैंडेरेस इसका उदाहरण है। जोंगनान पर्वत की तलहटी में एक छोटी सी दुकान थी। दुकान में ज्यादा भीड़ नहीं थी, बस कुछ ही मेजें थीं जिन पर ग्राहक बैठे थे। किंग गुआंगलिन और हेफोंग दरवाजे के पास एक तरफ बैठे थे। बस से लंबी यात्रा पूरी करने के बाद दोनों को भूख लगी थी। उन्होंने ठहरने की जगह ढूंढने से पहले अपना पेट भरने का फैसला किया। मेज पर 2 भाप से भरे कटोरे रखे थे जो सब अभी लाया था। एक में मेमने का स्टू भरा हुआ था और दूसरे में भी मेमने का स्टू भरा हुआ था। अरे नहीं, ये सही नहीं है। मेनू के नाम के अनुसार इसे विशेष पौष्टिक मेमने का सूप स्टू बन कहा जाना चाहिए।
बंस को हे फोंग ने तोड़ा। प्रत्येक टुकड़ा सेम के आकार का था, एक समान और एक जैसा। कभी कभी बड़ा टुकड़ा ये दर्शाता था कि किंग गुआंगलिन ने अपना हाथ कहाँ लगाया था, लेकिन कुछ ही देर बाद हे फोंग ने उसे रोक दिया क्योंकि उसके बंस बदसूरत और इतने बड़े थे कि उन्होंने भोजन के अनुभव को कम कर दिया। तुम्हारे हाथ वाकई बहुत कुशल हैं, किंग गुआंगलिन ने तारीफ की। फिर एक चम्मच सूप उठाया और उसे चखा। बहुत स्वादिष्ट। वह चिकन, मछली और सुअर के मांस के अलावा अन्य मांस के प्रति उदासीन थे। ऐसा नहीं था कि वह उन्हें खाते नहीं थे, लेकिन वह सक्रिय रूप से उन्हें चुनते भी नहीं थे। यदि उपलब्ध होते तो वह मना नहीं करते थे। लुओ शहर की इस विशेषता को उन्होंने पहले भी कई बार चखा था। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि छोटी दुकानें इसे अधिक स्वादिष्ट और प्रामाणिक बनाती हैं, जबकि बड़े प्रतिष्ठान आमतौर पर बाहरी लोगों के लिए जाल बिछाते हैं जिनमें हमेशा स्वाद की कमी रहती है। मैं आपके लिए एक और बेक बन लाऊंगी, हे फोंग ने कहा। वह उसकी भूख को अच्छी तरह से जानती थी। उसने मालिक की ओर हाथ हिलाकर उसके लिए एक और बड़ा बेक बन मंगवाया। पके हुए बन के साथ मेमने का सूप बहुत खुशबूदार था। किंग गुआंगलिन ने कई बार भरपेट खाया, फिर पके हुए बन को उठाया और कहा, क्या आप भी कुछ लेना चाहेंगे? हे फेंग ने मना करते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि हर कोई आपके जितना खा सकता है? अच्छी भूख लगना एक वरदान है और हम इतने लंबे समय से बस में हैं। किंग गुआंगलिन, जो अधिक खाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, वे कम भूख वाले लोगों को समझ नहीं पाते थे। वे इतने कम से कैसे तृप्त हो सकते हैं? अब तुम्हारा वजन कितना है? थोड़ी देर खाने के बाद हे फांग ने अचानक पूछा। मुझे लगता है लगभग 130 पाउंड। किंग गुआंगलिन ने अपना सिर खुजलाया। लगभग 130 पाउंड या ऐसा ही कुछ। तो फिर थोड़ा और खा लो। मुस्कुराते हुए हे फांग ने अपना कटोरा उठाया और उसका ज्यादातर हिस्सा किंग गुआंगलिन के कटोरे में डाल दिया। उसका कटोरा, जो अभी कुछ देर पहले आधा खाली था, अब फिर से लबालब भर गया था। रुको, क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? किंग गुआंगलिन ने अपने कटोरे की ओर देखा, जिसमें अब मूल मात्रा के आधे से थोड़ा अधिक ही बचा था। मेरी भूख कम है, मैं इसे वैसे भी खत्म नहीं कर सकती, हे फोंग ने जवाब दिया। अपने चॉपस्टिक्स के साथ पहुंचकर किंग गुआंगलिन के कटोरे से मांस के कुछ टुकड़े वापस ले लिए। सारा मांस आपके कटोरे में समाप्त हो गया। मैं तुम्हें और दूंगा। किंग गुआंगलिन ने अपने कटोरे से मांस का अधिकांश हिस्सा उसके कटोरे में डालते हुए कहा, अगर आज रात तुम्हें भूख लगे तो मुझे बताना और मैं तुम्हारे लिए देर रात का नाश्ता लाऊंगा। वह सचमुच चिंतित था कि शायद उसका पेट भरा नहीं होगा और वह रात में भूख से तड़पती हुई कुछ नहीं कहेगी। चिंता मत करो, मुझे भूख नहीं लगेगी। 1.5 कटोरी मेमने की स्टू वाली रोटी और एक बड़ी बेक्ड रोटी खाने के बाद किंग गुआंगलिन को सामान्य से कहीं ज्यादा पेट भरा हुआ महसूस हुआ। आराम से अपने पेट पर हाथ फेरते हुए और ये देखकर कि हे फोंग भी खाना खत्म कर चुका है, उसने अपना बैग कंधे पर लटकाया और अपना सूटकेस खींचते हुए दुकान से बाहर निकल गया। क्या अब हम रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लें? उसने ये प्रश्न पूछा और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने एक मुद्दे को अनदेखा कर दिया था। प्रेमी प्रेमिका के रूप में बाहर घूमने जाने पर क्या उन्हें एक कमरा बुक करना चाहिए या दो? बड़े बिस्तर वाले कमरे के बारे में तो उसकी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन डबल रूम तो ठीक रहेगा, है ना? सुबह उठना और आंखें खोलते ही एक दूसरे को देखना। किंग गुआंगलिन दुविधा में था, सोच रहा था कि क्या ये सही है या नहीं। वे डेटिंग कर रहे थे, लेकिन केवल चुंबन और आलिंगन तक ही बात आगे बढ़ी थी। आगे विचार करने पर एक ही कमरे में सोना थोड़ा अनुचित लगा। हाँ, चलो रहने के लिए एक होटल ढूंढते हैं, हे फोंग ने कहा, किंग गुआंगलिन के दिमाग में चल रहे घुमावों से अनजान, जो उसे दूर एक होटल की ओर ले गया। क्या आपको रूजियामो चाहिए? कुछ देर बाद किंग गुआंगलिन ने अपनी जगह पर रुककर सड़क पर एक रूजियामो की दुकान की ओर इशारा करते हुए हे फोंग से पूछा, तुम्हारा पेट अभी भी नहीं भरा? हे फेंग आश्चर्यचकित था। मेरा पेट भर गया है, मुझे बस चिंता है कि शायद तुम्हारा पेट न भरा हो और खाना चाहोगे। चलो चलें, अगर रात को भूख लगे तो नीचे आकर मेरे लिए कुछ ले आना। अवश्य। किंग गुआंगलिन ने ज्यादा दखलंदाजी नहीं की और उसके पीछे होटल की तरफ चल पड़ा। उसने मन बना लिया था, एक कमरा होगा या दो, सब कुछ हे फांग की योजना पर निर्भर करता था। अगर वह एक कमरा कहती तो एक कमरा होता, अगर वह 2 कमरे कहती तो 2 कमरे होते। एक ऐसी गर्लफ्रेंड होना वाकई बहुत अच्छा था जिसके पास आइडियाज़ हों। यह अंदाज़ा लगाने में समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी कि वह क्या सोच रही होगी। जब वह ना कहती थी तो उसका मतलब ना ही होता था। अब ऐसी कोई झुंझलाहट वाली बात नहीं होती थी कि वह ना तो कहती है, लेकिन अगर आप उसकी बात मान भी लें तो गुस्सा हो जाती है। वे दोनों होम होटल नाम के एक होटल में साथ साथ गए और किंग गुआंगलिन ने अपने बटुए से अपना आईडी कार्ड निकाला और उसे रिसेप्शन पर आगे बढ़ा दिया। हे फेंग ने भी अपने छोटे सूटकेस से अपना आईडी कार्ड निकाला और उसे आगे बढ़ा दिया। रिसेप्शन पर बैठे लोगों ने कार्डों को मशीन में डाला और फिर ऊपर देखकर पूछा, डबल रूम या? किंग गुआंगलिन ने अपना सिर घुमाकर हे फोंग की ओर देखा और उसे निर्णय लेने दिया। हे फेंग ने भी किंग गुआंगलिन की ओर देखा, उस पर मुस्कुराया और कहा, ट्विन रूम। फूलकिन तुरंत रोमांचित हो गया और उसे उठाकर चूमने का मन किया, लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद वह खुद को रोक लिया, क्योंकि उसे पता था कि वे जल्द ही एक ही कमरे में रहने वाले हैं। साथ रहना, बस यही सोचकर उसे खुशी होती थी। रात में वह उसे सोते हुए देख सकता था और सुबह उसे जागते हुए। सबसे खास बात, यह उनके रिश्ते में एक बड़ा कदम था। ठीक है, कमरा 310। कमरे का कार्ड लेने और भुगतान करने के बाद किंग गुआंगलिन लापरवाही से लिफ्ट की ओर चल पड़ी, मानो हे फोंग की चिढ़ाती नजरों को देख ही न रही हो। उसने शायद उसके मन की बात पहले ही भांप ली थी, शायद उसे चिढ़ाने की कोई शरारती योजना बना रही थी। एक आदमी और एक औरत एक कमरे में एक साथ, ओह! जैसी कि उम्मीद थी, हे फोंग ने लिफ्ट में सीधे सामने देखते हुए अपनी आंख के कोने से उसे देखते हुए ये कहा, ऐसा नहीं है कि हमने पहले ऐसा नहीं किया है। क्या मेरे यहाँ हमेशा ऐसा ही नहीं होता? किंग गुआंगलिन, जो बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस कर रही थी, ने बिना किसी शर्मिंदगी या धड़कन के बेपरवाही से जवाब दिया। अकेले आदमी और औरत वाला मामला तो मामूली बात थी, पिछली बार तो वे कपड़ों से ही अलग थे। क्या घर पर रहना बाहर रहने के समान है?
ये किस प्रकार भिन्न है? आप क्या सोचते हैं? यह एक ही है, बिल्कुल एक जैसा, किंग गुआंगलिन ने लिफ्ट से बाहर निकलते हुए और कमरा नंबर देखते हुए गलियारे से नीचे जाते हुए कहा। मुझे छूने की हिम्मत मत करना। हे फांग दरवाज़ा खुलने का इंतजार करते हुए एक तरफ झुक गया। अगर तुम ज्यादा दूर गए तो मैं दूसरा कमरा ले लूंगा। ठीक है, छूना मना है। किंग गुआंगलिन अपना सामान रखने अंदर गया, फिर मुड़कर देखा कि वह अभी भी दरवाज़ा बंद कर रही थी। उसने 2 कदम आगे बढ़कर उसे पीछे से गले लगाया। चुंबन तो ठीक है ना? ये प्रेमिका बहुत प्यारी थी, उसे चूमना पड़ा। ये भी ठीक नहीं है। अपना व्यवहार ठीक रखो। हे फैंग ने मजाकिया अंदाज में उसे दूर धकेल दिया। अगर हमारा बच्चा हो गया तो क्या होगा? अगर हमें एक मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता। किंग गुआंगलिन ने बिना कोई और शब्द बर्बाद किए अपना सिर नीचे कर लिया। वह नीचे जाने से खुद को रोक नहीं पाया था, लेकिन अब एक अच्छे नाश्ते का आनंद लेने का समय आ गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसने अपने दांतों से उसे काट लिया और असहयोग करते हुए उसके होठों को कसकर भींच लिया। पुरुष हमेशा 1 इंच पीछे हटते हैं और 1 मील तक देखते हैं। उसे यह बताने की जरूरत थी कि आज्ञाकारी होने का क्या मतलब है। शिक्षक वह, इसका कोई उपयोग नहीं है। यदि इसका कोई उपयोग नहीं था तो इसका कोई उपयोग नहीं था। किंग गुआंगलिन ने ट्यूशन से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके धीरे धीरे अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाया। अरे, मैं अपने होठों को अब और कसकर क्यों नहीं रख सकता? कुछ देर बाद उसने आश्चर्य का नाटक किया और ऊपर की ओर देखते हुए अपने ऊपर की ओर मुड़े हुए होठों को दबा नहीं सका। वह खुद की मदद नहीं कर सका, क्या वह कर सका? हे फैंग ने शर्मिंदगी भरी झुंझलाहट के साथ उसे घूरते हुए कहा, एक तरफ हटो, मैं अब आराम करना चाहता हूँ। हे, वह हिलने वाला नहीं था। उसने अभी अभी दरवाज़ा तोड़ा था और अभी तक उसे चखने का भी मौका नहीं मिला था। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।